अस्सलामुअलैकुम। बदरूहों का मस्कन। रात बड़ी पुरस्कार थी। चारों तरफ खामोशी थी। सहरा में दूर दूर तक किसी की आवाज़ न सुनाई देती थी। आसमान पर चांद कहीं भी नहीं था। सितारों की धीमी धीमी रोशनी में रेत के छोटे छोटे ऊंचे नीचे टीले दूर तक फैले हुए थे, जिन पर तेज़ हवाओं के तूफान ने लहरें डाल रखी थी। नाग और अंबर दोनों आंखें खोले दूर रात की महकी महकी तारीकी में ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि शेर के आगे लाश पड़ी है या वो क्या शय है जिस पर शेर झुका हुआ है। नाग अंबर से कह चुका था कि उसे किसी इंसान की लाश मालूम होती है। अंबर ने गौर से देखा और कहा, शायद किसी इंसान ही की लाश है, मगर शेर उसे खा क्यों नहीं रहा? मेरा ख्याल है हमें आगे बढ़कर देखना चाहिए कि असल माजरा क्या है। दोनों दोस्त रेत पर लेटे लेटे कोहनियों और घुटनों के सहारे आगे बढ़ने लगे। जब वो शेर के करीब पहुंच गए तो रुक गए। वो रेत के एक छोटे से ढेर के पीछे छुपे हुए थे। उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग किस्म का आदमी रेत पर लेटा हुआ है और शेर उसके पास खड़ा उसे सूंघता है और कभी आसमान की तरफ सर उठाकर देख लेता है। अंबर और नाग फौरन समझ गए कि वो कोई मुसाफिर है जो बेसुध होकर सो रहा है और शेर से बेखबर है। शेर उस आदमी को हड़प करने की तैयारियां कर रहा है। अंबर ने नाग से कहा, अगर शेर ने इस बुजुर्ग पर हमला कर दिया तो मैं उसकी मदद करूंगा। नाग ने कहा, तुमसे ज़्यादा मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, फिर हम दोनों बुजुर्ग आदमी की मदद करेंगे, लेकिन अगर शेर चला गया तो हम उसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अब हमने नेकी और सच्चाई की ज़िंदगी पर चलना है। हम उस वक्त तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे जब तक कि कोई हमें नुकसान नहीं पहुँचाता। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि अचानक शेर खौफनाक अंदाज में धाड़ा। उसकी धाड़ सारे सहरा में गूंज गई। सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग हड़बड़ाकर उठ बैठा और शेर को अपने ऊपर देखकर कांपने लगा। शेर ने जोर से पंजा मारा जो उस आदमी के पहलू में रेत पर पड़ा। अब अंबर और नाग के लिए ज़रूरी हो गया था कि वो उस बेगुनाह मुसाफिर की जान मूजी शेर से बचाएं। चुनाचे अंबर ने जोर से एक चीख मारी और लपक कर शेर के सामने आ गया। अंबर खूब जानता था कि शेर उसका बाल तक बीका ना कर सकेगा। शेर ने एक और इंसान को रेत के टीले में से निकलकर अपनी तरफ आते देखा तो बुजुर्ग इंसान को छोड़कर अंबर पर हमला कर दिया। अंबर यही तो चाहता था। असल में शेर की मौत उसे अंबर की तरफ ले आई थी। शेर ने आगे बढ़कर पूरी ताकत से अंबर की गर्दन पर पंजा मारा। शेर के पंजे में इतनी ताकत होती है कि अगर वो भैंसे की गर्दन पर मारे तो उसके 2 टुकड़े करके रख दे, मगर अंबर की गर्दन पर शेर का पंजा पड़ा तो शेर को यूं लगा जैसे उसने किसी लोहे की दीवार पर पंजा मार दिया हो। शेर का पंजा सुन्न होकर रह गया। उसने दूसरा पंजा अंबर के सर पर मारा तो दूसरा पंजा भी जख्मी होकर सुन्न हो गया। अब अंबर के हमला करने की बारी थी। उसने शेर की दुम पकड़कर अपनी तरफ इस जोर से खींची कि वो शेर के जिस्म से अलग हो गई। शेर जोर से धाड़ा और उसने अपना पूरा मुंह खोलकर अंबर को हड़प करने की कोशिश की। अंबर फौरन एक तरफ हट गया। इतने में नाग भी वहां पहुंच गया। उसकी कमर में खंजर बंधा हुआ था। उसने पीछे से आकर बड़ी जोर से खंजर शेर के पेट में घोंप दिया। शेर ने पीछे मुड़कर देखा ही था कि अंबर ने दोनों हाथों का एक मुक्का बनाकर पूरी कुव्वत के साथ शेर की कमर पर दे मारा। शेर की रीढ़ की हड्डी टूट गई और वो रेत पर गिर पड़ा। उसका निचला धड़ पत्थर हो चुका था। अगले धड़ से जान निकल रही थी। वो जमीन पर पड़े पड़े धाड़ने और हाथ पांव मारने लगा। वो बुजुर्ग इंसान उठकर परे हटकर खड़ा था। जब शेर खत्म हो गया तो उसने अंबर और नाग का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मेरे नौजवान दोस्तों, मैं किस जुबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं कि तुमने हिम्मत करके मुझ बूढ़े की जान बचाई। अगर तुम मेरी मदद को ना पहुंचते तो शेर मुझे खा गया होता और मेरी बेटी मारिया रो रोकर अपने बाबा के गम में जान दे देती। अंबर ने कहा, बाबा, ये हमारा इंसानी फर्ज था कि हम आपकी मदद करते, मगर ये बताएं कि आप इतने बेफिक्र होकर क्यों सो रहे थे? बुजुर्ग इंसान ने बताया, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरा नाम जोसेफ मजूसी है। मैं आतिश परस्त था, लेकिन नजात दहिंदा यसू पर ईमान लाकर मैंने आग की पूजा छोड़ दी। मैं बैतुल्लाहम की एक बस्ती में अपनी बेटी मारिया के साथ रहता हूँ। हमारा अंजीरों का एक बाग है जिस पर हमारी गुजर बसर होती है। बाबा, तुम सदूम कैसे आए थे? मजूसी ने कहा, सदूम में अंजीरों के एक व्यापारी से कुछ पैसे लेने आया था। अब वापस अपने गाँव जा रहा था कि रास्ते में रात हो गई और मैं घड़ी 2 घड़ी के लिए सो गया। नाग ने कहा, खुदावंत का शुक्र है कि हम पहुंच गए और तुम्हारी जान बच गई। हम लोग भी उसी निजात हिंदा से मिलने की आरजू लेकर बैतुल्लाहम जा रहे हैं। मजूसी खुश होकर बोला, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम लोग मेरे मेहमान बनकर मेरे घर में रहना। तुम्हें मेरे कच्चे मकान में ज़्यादा आराम तो ना मिल सकेगा, लेकिन मैं और मेरी बेटी मारिया तुम्हारी खिदमत करेंगे। अंबर ने कहा, शुक्रिया बाबा, हम आपकी मेहमान नवाजी के शुक्रगुजार हैं। अंबर ने इसके बाद मजूसी से अपना और नाग का यूं तारुफ करवाया, मेरा नाम अंबर और मेरे दोस्त का नाम नाग है। हम सदूम से अजीम निजात दहिंदा यसू का नाम सुनकर वहाँ जा रहे हैं। क्या हम उस अजीम हस्ती से मिल सकेंगे? मजूसी ने कहा, क्यों नहीं। उस अजीम हस्ती का दर सबके लिए खुला है। वो गरीबों और दुखियों का रखवाला है। वो सबसे मोहब्बत करता है। उसके बाद अंबर और नाग बुजुर्ग मजूसी के साथ बैतुल्लाहम की जानिब रवाना हो गए। दरिया के किनारे सफ़र करते
उन्हें सुबह हो गई। अभी उनकी मंजिल काफ़ी दूर थी। वो चलते गए। जूं जूं दिन निकलता गया, धूप और गर्मी तेज होती गई। जब गर्मी उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने एक जगह साया देखकर पड़ाव डाल दिया। बूढ़ा मजूसी चलते चलते थक गया था। वो जल्दी ही सो गया। अंबर और नाग बातें करने लगे कि बैतुल्लाहम पहुंचकर वो काम क्या करेंगे। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है कि मैं सांपों को पकड़कर बेचने का धंधा शुरू कर दूंगा। उस जमाने में सांप पकड़कर बेचे भी जाते थे। ये सांप आमतौर पर वो लोग खरीदते थे जो उनकी खाल उतारकर उसे सुखाकर खास किस्म का चमड़ा तैयार करते थे। ये चमड़ा बड़े बड़े अमीर लोग अपनी चप्पल बनाने के लिए खरीद लेते थे। अंबर ने कहा, ये ठीक रहेगा और मैं वही अपना पुराना दवाओं का धंधा शुरू कर दूंगा। मेरे पास तिब्बत के राजा का दिया हुआ हीरा अभी तक मौजूद है। अगर हमारा धंधा ना चला तो मैं ये हीरा फरोख्त कर दूंगा। इसकी क्या ज़रूरत है भला, हमारी गुजर बसर किसी न किसी तरह से हो ही जाएगी। इसी तरह बातें करते करते दिन डूब गया। सूरज की तपिश खत्म हो गई और सहरा में शाम की ठंडी हवा चलने लगी। बुजुर्ग मजूसी भी उठ बैठा। उसने कहा, मेरा ख्याल है हमें अब सफ़र शुरू कर देना चाहिए। अगर हम बगैर किसी जगह रुके रात भर सफ़र करते रहे तो सुबह के वक्त बैतुल्लाहम पहुंच जाएंगे। अंबर ने कहा, हमें अब चल पड़ना चाहिए। रात भर वो बगैर कहीं रुके चलते रहे। पिछले पहर वो एक बस्ती के करीब से गुजरे जिसके बाहर भेड़ बकरियां बाड़े में बंधी उन्हें देखकर मिमियाने लगी। बुजुर्ग मजूसी ने थैले में से खुश्क अंजीरें और मक्की की रोटी निकालकर आपस में बांट ली। उन्होंने एक जगह बैठकर रोटी खाई और छागल से पानी पिया। खा पीकर वो दोबारा रवाना हो गए। जिस वक्त सहरा में दिन का उजाला फैला तो उन्हें दूर ऊंचे नीचे पहाड़ी टीले पर बैतुल्लाहम की बस्ती नजर आई। उस बस्ती को देखते ही बुजुर्ग मजूसी ने आंखें बंद कर ली और हाथ उठाकर दुआ करने लगा। अंबर और नाग भी उसकी दुआ में शामिल हो गए। ऐ खुदावंद, हमारे गुनाह मुआफ़ कर दे, हम पर अपना रहम नाजिल कर। हम भेड़ों की तरह सच्चे रास्ते से भटक गए थे कि तूने हमें सीधे रास्ते पर डाल दिया। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। तू ही हमारी उम्मीदों का सहारा है। तू ही हम दुखियारों का हाथ पकड़ने वाला है। हम तेरी ही हमदो सना करते हैं और तेरी ही अजमत के गुण गाते हैं। हमारी मदद फरमा, आमीन। बैतुल्लाहम की बस्ती के करीब ही कोई 200 कदम के फासले पर खजूरों के झुंड में एक कच्चा मकान था जिसके इर्द गिर्द अंजीरों का बाग फैला हुआ था। बुजुर्ग मजूसी ने कहा, ये मेरा मकान है जहाँ मेरी बेटी मारिया रहती है और मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम लोग भी इसे अपना ही मकान समझो। जिस वक्त ये लोग मकान के सहन में दाखिल हुए तो मारिया ने अपने बाप के हाथ चूम लिए और सफ़र की खैरियत दरियाफ्त की। मजूसी बुजुर्ग ने उसे अंबर और नाग से मिलाया और कहा, बेटी, अगर तुम्हारे ये 2 भाई मेरी जान ना बचाते तो आज मैं इस दुनिया में ना रहता। फिर मजूसी ने शुरू से लेकर आखिर तक मारिया को शेर का सारा किस्सा सुनाया। मारिया ने अंबर और नाग से कहा, मेरे अजीम भाइयों, तुमने मेरी बाप की जान बचाकर अपनी एक छोटी बहन पर उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारे एहसान का बदला तो नहीं दे सकती, लेकिन इसे फरामोश कभी नहीं करूँगी। मारिया नीली आंखों और सुनहरी बालों वाली एक बड़ी सी प्यारी बच्ची थी जिसके चेहरे पर बेहद भोलपन था। अंबर और नाग ने कहा कि वो भी मारिया से अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करते हैं। नाग ने कहा, मेरी कोई बहन नहीं थी, खुदावंत का शुक्र है मुझे एक भोली भाली नेक बहन मिल गई। अंबर ने भी कहा, मारिया, आज से तुम मेरी भी छोटी बहन हो। हम दोनों तुम्हारे बड़े भाई हैं। मारिया बोली, ऐ खुदावंद, मैं तुम्हारी नेमतों का कैसे शुक्र अदा करूं। तूने मुझ गरीब लड़की को घर में बैठे बैठे 2 मोहब्बत करने वाले भाई अता कर दिए। बुजुर्ग मजूसी ने अंबर, नाग और मारिया तीनों के सर पर हाथ रखकर कहा, आज से तुम तीनों मेरी औलाद हो। खुदा तुम भाइयों और बहन में एक दूसरे से मोहब्बत और एहतराम हमेशा जिंदा रखे। मारिया ने कहा, प्यारे भाइयों, इस तख्त पोश पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए अंजीरें, मक्की की रोटी और बकरी का दूध लाती हूँ। अंबर ने कहा, प्यारी बहन, हमने रास्ते में खाना खा लिया था, तुम्हारा शुक्रिया। मजूसी ने कहा, बेटी, तुम अपने भाइयों को इंजीर का बाग दिखाओ, मैं साहूकार के यहाँ से होकर अभी आता हूँ। मारिया अंबर और नाग को इंजीर के बाग में ले गई। ये बाग इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसके दरख्त फल से लदे हुए थे। एक तख्ते में अंगूर की बेलें भी लगी थी जिनकी शाखें अंगूर के गुच्छों से लदी फुंदी थी। मकान के सहन में आकर मारिया ने मिट्टी की बड़ी रकाब में अंगूर रखकर अंबर और नाग को पेश किए। बैतुल्लाहम में इससे मीठे अंगूर और कहीं नहीं है। बाबा ने ये बेल खास तौर पर मकदूनिया से मंगवाई थी। शुक्रिया बहन, ये अंगूर तो सचमुच बड़े मीठे हैं। मारिया का घर अगरचे कच्ची मिट्टी का था मगर बड़ा ही साफ सुथरा था। कोठरी में मिट्टी के बर्तन बड़े सलीके से लगे थे। सहन में रोटी पकाने का तनूर था। दूसरी तरफ बाड़े में बकरियां बंधी हुई थी। मारिया बकरियों का दूध धोने लगी और अंबर और नाग उससे इजाज़त लेकर बैतुल्लाहम की तरफ चल पड़े। बैतुल्लाहम की बस्ती बहुत ही करीब थी। वो बहुत जल्द बस्ती में पहुंच गए। ये बस्ती बहुत छोटी सी थी। ऊंची नीची कच्ची सड़कें इधर उधर चली गई थी जिनके किनारे किनारे मिट्टी और पत्थर के एक मंजिला मकान बने हुए थे। इस बस्ती में ज़्यादातर किसान और मजदूर लोग रहते थे। बस्ती के बाहर इर्द गिर्द जगह जगह खेतों में मक्की और जौ की काश्त होती थी। अंबर और नाग बस्ती में घूम फिर कर ये मालूम करने की कोशिश कर रहे थे
कि जिस अजीम हस्ती यसू की तलाश में वो वहाँ आए हैं उसकी एक झलक कहाँ और कैसे देखी जाए। मारिया ने चलते वक्त उन्हें कहा था कि अजीम हस्ती उस जगह मिलेगी जहाँ गरीब और मेहनत करने वाले लोग काम कर रहे होंगे। अंबर और नाग खेतों में आ गए जहाँ किसान चल रहे थे। उन्होंने किसानों से यसू के बारे में पूछा। अभी ज़्यादा लोग यसू पर ईमान न लाए थे। जो लोग यसू के मजहब में शामिल हो गए थे वो भी बहुत थोड़े से थे और फैले हुए थे। वो कुछ चुप कर भी रहते थे और यसू के मजहब का आज़ादी से ऐलान नहीं करते थे, क्योंकि सूबे पर जिस रूमी गवर्नर की हुकूमत थी वो पैगन था और बुतों की पूजा करता था, जबकि यसू लोगों को बुतों की पूजा करने से मना फरमाते थे और एक खुदा की इबादत करने की हदायत करते थे। अभी यसू के दीन के शुरू का ज़माना था। एक किसान हल चलाते चलाते रुक गया। उसने झुककर अंबर और नाग से कहा, तुम्हें हमारा निजात दहिंदा ऊपर बस्ती के बाग में मिलेगा। वो हल चलाने लगा। अंबर और नाग ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बस्ती के ऊपर वाले टीले की तरफ नजरें उठाईं। जरा बुलंदी पर कच्चे मकानों के दरमियान खजूर और जैतून के दरख्तों के झुंड दिखाई दे रहे थे। यही वो मुकद्दस बाग था जहाँ वो अजीम हस्ती मौजूद थी जिसकी बिशारत यूहन्ना नबी ने दी थी। दोनों दोस्त उस बाग की चढ़ाई चढ़ने लगे। दोनों दोस्त बस्ती के ऊपर मुकद्दस बाग के दरवाजे पर पहुंच गए। वो बाग में दाखिल हुए तो उन्होंने दरख्तों के पीछे एक सफ़ेद सी रोशनी उभरती देखी। वो बड़े हैरान हुए कि धूप के अलावा ये सफ़ेद रोशनी कहाँ से आ रही है। वो आगे बढ़ते गए। रोशनी अब ज़्यादा साफ हो गई थी। ये रोशनी जैतून और खजूर के दरख्तों के एक झुंड में से उभर रही थी। जब वो उस झुंड के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ गरीब किसान लोग खामोशी से बड़े अदब के साथ ज़मीन पर सर झुकाए बैठे हैं और उनके दरमियान एक बड़ी ही मुकद्दस और जलाली सूरत का हसीन तरीन इंसान घास पर बैठा उन्हें नेकी और सच्चाई की बातें बयान कर रहा है। सफ़ेद रोशनी उस अजीम हस्ती के जिस्म के इर्द गिर्द फैली हुई थी। दोनों दोस्त बड़े अदब के साथ वहीं ज़मीन पर बैठ गए और उन्होंने भी अदब में सर झुका लिए। देर तक वो वहाँ बैठे रहे। उस अजीम हस्ती का आवाज़ सुनते रहे। उन्हें यूँ महसूस हो रहा था जैसे कोई अजीमुशान फरिश्ता सफ़ेद बादलों में बैठा उन्हें खुदावंद के अहकाम सुना रहा है। फिर जब उन्होंने सर उठाया तो वो रोशनी बड़ी आहिस्तगी, नरमी और सुकून के साथ दरख्तों में से गुजर रही थी। जब ये रोशनी उस अजीम हस्ती के साथ बाग में से बाहर निकल गई तो अंबर और नाग ने चौंक कर देखा। नाग, हम कब से यहाँ बैठे हैं? मेरा ख्याल है हम सुबह से यहाँ बैठे हैं और अब शाम हो गई है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे अभी अभी आकर बैठे हों। अब वहाँ से किसान उठकर अपने अपने खेतों को जाने लगे थे। एक किसान से पूछने पर मालूम हुआ कि वो अजीम हस्ती यसू ही थे जो दुखी दिलों पर हमदर्दी और मोहब्बत का मरहम रखने इस दुनिया में आए थे और जिनके मुकद्दस चेहरे पर आसमानी नूर था। दोनों दोस्त देर तक उस रोशनी को देखते रहे जो आहिस्ता आहिस्ता दूर होकर बाग से खेतों की तरफ जा रही थी। जब वो रोशनी नज़रों से ओझल हो गई तो वो दोनों वहाँ से उठकर मारिया के घर वापस आ गए। शाम हो रही थी। मजूसी अंजीर के बाग में फलों को सुखाने के बाद बोरियों में बंद कर रहा था और मारिया तनूर में मक्की की रोटियां लगा रही थी। उसने पूछा, अच्छे भाई, तुम इतनी देर कहाँ रहे? क्या अजीम यसू की ज़ियारत हुई? हाँ मेरी बहन, हम मुकद्दस बाग में उस अजीम हस्ती का आवाज़ सुन रहे थे कि पता ही ना चला कब दिन गुजरा, कब सूरज ढला और कब शाम हो गई। अंबर ने कहा, इसमें कोई शक नहीं मारिया बहन, हम खुशकिस्मत हैं और हम अपनी किस्मत पर जितना फ़ख्र करें कम है। इतने में मारिया का बाप भी वहाँ आ गया। जब उसे मालूम हुआ कि अंबर और नाग मुकद्दस बाग में निजात दहिंदा यसू का आवाज़ सुनकर आ रहे हैं तो उसने भी दोनों को मुबारकबाद दी और कहा कि मुकद्दस यसू का आवाज़ सुनने वालों के लिए जन्नत में तख्त बिछ जाते हैं। मारिया ने अपने बाप और भाइयों के लिए रोटी डालकर तख्त पोश पर रखी। सबने मिलकर खाना खाया और सफ़ेद रोशनी वाले मुकद्दस यसू की बातें करने लगे। शाम के साए गहरे होना शुरू हो गए थे। दूर बस्ती के ऊपर गवर्नर गुलेली के शाही महल की फसीलों पर मशालें रोशन हो गई थी। अंबर ने मजूसी से पूछा, बाबा, क्या गवर्नर गुलेली इसी महल में रहता है? हाँ बेटा, गवर्नर एक जालिम और बेरहम रोमन है। वो पैगन है और बुतों की पूजा करता है। वो मुकद्दस यसू के मानने वालों को पसंद नहीं करता, लेकिन अभी उसने मुकद्दस यसू और उसके मानने वालों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। शायद इसलिए कि अभी उसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, मगर सुना है कि उसने हुक्म दे रखा है कि कोई मसीही अगर खुले बंदों चौक में वाज करे तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। नाग ने कहा, क्या गवर्नर अपने तौर पर यह सब कुछ कर रहा है? मजूसी ने कहा, अपने तौर पर भी कर रहा है बेटा, मगर उसे रूम के बादशाह की भरपूर हमायत भी हासिल है, क्योंकि रूम का बादशाह पैगन है और किसी ऐसे मजहब को पसंद नहीं करता जो उसके अपने मजहब की मुखालफत करे। हुकूमत उसकी है, इसलिए जो चाहे कर सकता है। अंबर ने पूछा, क्या मुकद्दस यसू को इसके बारे में इल्म है कि गवर्नर और रूम की हुकूमत उनके वाज को पसंद नहीं करती? क्यों नहीं बेटा, वो खुदा के नबी हैं, उन्हें तो सब कुछ मालूम होता है, मगर वो सच पर हैं और लोगों को खुदा का प्याम सुनाने इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। वो सिवाय खुदा के और किसी से अपना मामला नहीं रखते।
उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं डरा सकती। वो अपना आवाज़ जारी रखेंगे। नाग ने कहा, किस कदर अजीम हस्ती है हमारे मुकद्दस यसू की, काश हम उनके कदमों को छूने की सआदत हासिल कर सकते। मारिया ने कहा, अजीज भाइयों, मुकद्दस यसू तो सारी इंसानियत के लिए रहमत और मोहब्बत बनकर आए हैं। उनकी मोहब्बत गरीब अमीर सबके लिए एक जैसी है। जो कोई भी उनके पास जाता है वो मोहब्बत से उसके सर पर अपना मुकद्दस हाथ रखते हैं और उसे सच्चाई और नेकी का दरस देते हैं। इसी तरह पाकीज़ा और नेक बातें करते करते वो लोग सो गए। सुबह मुर्ग की बांग के साथ उनकी आंख खुल गई। मारिया ने उठकर मुंह हाथ धोया, खुदा की इबादत की और तनूर में आग जला दी। दूध गर्म करके अपने बाप और भाइयों को पिलाया। मजूसी ने रात ही को खुश्क अंजीरों के बोरे भरकर रख लिए थे और वो उन्हें आज दूसरे शहर में फरोख्त करने के लिए ले जाने वाला था, ताकि उन्हें बेचकर वो अपने और अपनी बेटी के लिए कपड़ा और घर के लिए खाने पीने की चीज़ें खरीद सके। खुश्क अंजीरों से भरे हुए बोरे सेहन में एक तरफ रखे थे। मारिया अपने बाप का खच्चर सेहन में ले आई और उस पर रुई का नमदा डालकर बोली, बाबा मेरे लिए फूलों वाला सुरख कपड़ा लाना। अच्छा बेटी, वही ले आऊँगा। आओ बेटा, अंबर और नाग बोरे छकड़े पर रख दें। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? अंबर ने एक बोरा छकड़े पर रखते हुए कहा, नहीं बाबा, हम आज फिर मुकद्दस बाग में जाएंगे। शायद मुकद्दस यीशु की फिर ज़ियारत हो जाए। ज़रूर जाओ बेटा, ज़रूर जाओ और ज़ियारत करके अपने दिल को रोशनी दो। अंबर और नाग मिलकर दूसरा बोरा छकड़े पर रख रहे थे कि अचानक बहुत से घोड़ों के टापों की आवाज़ें सुनाई दी और फिर 6-7 रोमन सिपाही ज़ीरा बख्तर पहने, तलवारें लटकाए सेहन में आन मौजूद हुए। मारिया और उसका बाप रोमन सिपाहियों को देखकर घबरा गए। मारिया अपने बाप के पीछे होकर छुप गई और सहमी हुई नज़रों से तकने लगी। बूढ़े बाप के हाथ कांपने लगे, इसलिए कि वो जालिम रोमन सिपाहियों के जुल्म, संगदिली और बेरहमी से खूब वाकिफ था। किसी किसान के घर को लूटकर आग लगा देना और उसे तलवार मारकर 2 टुकड़े कर देना उनके लिए मामूली बात थी। अंबर और नाग भी एक तरफ चुपचाप से होकर खड़े हो गए। रोमन सिपाहियों के कप्तान ने इशारा करके कहा, उठा लो इंजीर के इन बोरों को और घोड़ों पर लाद कर ले चलो शाही महल में। मारिया का बाप हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, ये मेरी साल भर की कमाई है, इसे तुम ले गए तो हम भूखों मर जाएंगे। कप्तान ने गरज कर कहा, बकवास बंद करो ए बुड्ढे खूसट, नहीं तो हंटर मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मारिया ने आगे बढ़कर कहा, भाइयों हम गरीब हैं, मेहनत मजदूरी करके साल भर कमाई करते हैं और वही खाते हैं, हम भूखों मर जाएंगे, मुझ पर और मेरे बाबा पर रहम करो। कप्तान ने कहका लगा कर कहा, लड़की तुझे मालूम नहीं कि हम गवर्नर गुलीली के सिपाही हैं? हम जिसके घर में चाहें घुसकर जो हाथ लगे उठाकर ले जाते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। फिर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि खुश्क अंजीरों के सारे बोरे उठा लिए जाएं। सिपाहियों ने घोड़ों से उतरकर अंजीरों के बोरे उठाकर घोड़ों पर लादने शुरू कर दिए। बूढ़ा मजूसी एक बार फिर गिड़गिड़ाया। उसने झुककर कप्तान के पांव पकड़ लिए। मेरी मासूम बच्ची की खातिर मुझ पर रहम करो, दूर हो जाओ यहाँ से। कप्तान ने जोर से लात मारकर बुड्ढे को झटक दिया। गरीब बूढ़ा जमीन पर गिर पड़ा और उसके माथे से खून बहने लगा। मारिया चीख मारकर अपने बाबा से लिपट गई। अब तक अंबर और नाग बड़ी खामोशी के साथ एक तरफ खड़ी ये सारा माजरा देख रहे थे। कप्तान और सिपाही उन दोनों को गुलाम समझे हुए थे, इसीलिए उन्होंने उन दोनों से कोई बात नहीं की थी। लेकिन जब पानी सर से गुजरने लगा और संगदिल कप्तान ने लात मारकर मारिया के बाप को जख्मी करके जमीन पर फेंक दिया तो उन्हें सख्त गुस्सा आ गया। अंबर ने एक बार नाग की तरफ देखा। नाग ने सर हिला दिया। अंबर ने कप्तान से कहा, मुअज़्ज़िज़ सिपाहियों, मैं हैरान हूँ कि तुम लोग बहादुर सिपाही होकर एक बूढ़े पर हाथ उठाते हो और गरीबों की साल भर की कमाई लूटते फिरते हो। कप्तान ये बेइज्जती के जुमले सुनकर एकदम चौंक पड़ा। उसने कहर भरी नजरों से अंबर की तरफ देखा और कहा, कौन हो तुम कमीने नौजवान? अंबर ने कहा, मैं इस बूढ़े का बेटा हूँ। कप्तान ने हुक्म दिया, इस गुस्ताख नौजवान को बदतमीजी का मजा चखा दो। एक सिपाही घोड़े से उतरकर अंबर की तरफ बढ़ा। उसने हंटर खोलकर हवा में लहराया और अंबर की तरफ हंसकर देखते हुए बोला, तेरी मौत का वक्त करीब आ गया है नौजवान। नाग इस अरसे में वहां से खिसक कर इंजीर के बाग में आ गया था। यहाँ खजूरों के झुंड में पहुंचकर उसने आंखें बंद कर ली और अफ्रीका के हाथी का तस्वर दिमाग में लाकर जोर से फुंकार मारी। दूसरे लम्हे नाग की जगह वहाँ अफ्रीका का एक ताकतवर पहाड़ जैसा हाथी खड़ा अपनी खौफनाक सूंड हिला रहा था। दूसरी तरफ सिपाही ने पूरी ताकत से हंटर लहराया और अंबर पर मारा। अंबर ने हंटर को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। सिपाही उसके कदमों में आकर मुंह के बल गिर पड़ा। अंबर ने जोर से अपना पांव उसके सर पर मारा। उसका सर फट गया और खून बहने लगा। रोमन कप्तान गुस्से में बिफर गया। उसने तलवार म्यान से खींच ली और अंबर को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि पीछे से जंगली हाथी की भयानक चिंगार सुनाई दी। घोड़े बिदक गए। कप्तान ने हड़बड़ाकर पीछे देखा। एक पहाड़ जैसा हाथी अपनी खौफनाक सूंड उठाए उनके सरों पर पहुंच गया था। सबकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई, इसलिए कि उस जगह जिंदगी में कभी किसी ने हाथी नहीं देखा था। वो इलाका हाथियों का नहीं था। हाथी सिर्फ फौज में रखे जाते थे,
मारिया और उसका बाप भी एक तरफ सहम कर बैठ गए। हाथी अब सिपाहियों के सरों पर पहुंच गया था। उसने सूंड उठाकर जोर से एक सिपाही पर मारी। सिपाही उछलकर एक तरफ गिर पड़ा। सूंड घोड़े की पीठ पर पड़ी और उसकी कमर टूट गई। कप्तान ने चीख कर कहा, शाही महल की तरफ भागो, जल्दी। सिपाही घोड़ों को एड़ लगाकर अपने कप्तान के साथ घोड़े दौड़ाते वहां से भाग गई। हाथी ने फतह की खुशी में जोर से चिंगाड़ मारी और खजूरों के झुंड में जाकर गायब हो गया। मारिया का बाप अंबर की तरफ देखकर बोला, मेरे बेटे, ये हाथी खुदा की तरफ से हमारी मदद करने आया था। जरूर खुदा ने हमारी फरियाद सुन ली थी। अंबर ने कहा, हाँ बाबा, खुदा ने तुम्हारी फरियाद सुन ली थी। मारिया ने पूछा, भाई नाग कहाँ चला गया है? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, बात असल में ये है कि वो बहुत डरपोक है। सिपाहियों को देखकर हमेशा डर जाता है। अब भी वो डरकर बाग में खिसक गया था। सिपाही चले गए हैं ना, अब वो वापस आ जाएगा। अंबर ने बाग की तरफ मुंह करके नाग को आवाज दी। नाग अपना सर झाड़ता खजूरों के झुंड की तरफ से नमूदार हुआ और करीब आकर बोला, ये हाथी यहाँ किधर से आ गया था? मजूसी ने कहा, तुमने हाथी को देखा है ना? नाग ने कहा, हाँ बाबा, वो तो कोई मस्त हाथी था, बिल्कुल मेरे करीब से होकर गुजरा। अगर मैं झाड़ियों में ना छुप जाता तो वो मुझे अपने पांव तले जरूर कुचल देता। बेटा, खुदा ने ऐन वक्त पर एक हाथी को भेज दिया जिसने हमारी मदद की और सिपाहियों को मार भगाया। मगर बेटा, ये बड़े जालिम लोग हैं, वो मुझसे हाथी का बदला लेने जरूर आएंगे। अंबर ने कहा, तुम फिक्र न करो बाबा, अगर वो दोबारा आए तो खुदा उस हाथी को फिर हमारी मदद के लिए भेज देगा। हाँ बाबा, तुम फिक्र न करो, आओ यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे सर के जख्म के लिए मरहम लाती हूँ। अंबर ने बूढ़े मजूसी के सर का जख्म धोकर उस पर मरहम लगाई और पट्टी बांध दी। रात को सोने से पहले नाग ने उसी खतरे का इजहार किया जिसका जिक्र मारिया के बाप ने किया था कि रोमन सिपाही इंतकाम लेने जरूर आएंगे। जस्टिनियन सूबा गलील का गवर्नर था। ये एक जालिम और खुदसर गवर्नर था और अपने आप को सूबे का बादशाह समझता था। उन दिनों यहूदियों का मजहब ही चारों तरफ फैला हुआ था। गवर्नर जस्टिनियन के दरबार का लाट पुजारी भी यहूदियों का सरगना था और वो यीशु के खिलाफ था, क्योंकि यीशु के वाज बड़े सच्चे और नेकी की तरफ बुलाने वाले होते थे, जिससे यहूदियों का मजहब खतरे में पड़ गया था। लाट पुजारी ने बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए कि यीशु के प्रचार की वजह से लोग उसके खिलाफ हो गए हैं और वो बादशाह के खिलाफ लोगों को बगावत पर उभारता है। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात थी। बादशाह कानों का बड़ा कच्चा था और खुशामद करने वालों को पसंद करता था। चुनाचे उस पर लाट पुजारी की सिखाई पढ़ाई का असर होना शुरू हो गया। उस वक्त सूबे की हालत वैसी ही थी जैसी सारी रूमी सल्तनत की थी। रूमियों ने फौजी ताकत से सारी एशिया और उस जमाने के सारे यूरोप पर कब्जा जमा रखा था। हर मुल्क से बेशुमार दौलत आती थी। दरबारी ऐशो इशरत में पड़े थे। रोम का शहंशाह खुद गरीबों के दुख दर्द भुलाकर दिन रात ऐशो इशरत में मगन रहता था। अमीर लोग ज्यादा अमीर और गरीब लोग ज्यादा गरीब हो गए थे। दौलत सिर्फ ऊपर वाले दरबारी लोगों के पास थी। गरीब लोग भूखों मरते थे। जब कभी गरीब लोग भूख से तंग आकर कहीं कोई हंगामा करते तो बादशाह के हुक्म से उनके सर काटकर चौक में लटका दिए जाते, या फिर शहंशाह गरीब भूखों की तवज्जो हटाने के लिए उखाड़े में बड़े मेले का इंतजाम कर देता, जिसमें कैदियों को भूखे शेरों के आगे डाला जाता। लोग खेल तमाशा पसंद करते थे, वो उसमें गुम होकर अपनी भूख को भूल जाते। गलीली में भी यही आलम था। गवर्नर जस्टिनियन के हुक्म से सिपाही भूखे लोगों का कत्लेआम शुरू कर देते। जिस घर में चाहते घुसकर सामान लूट कर ले जाते। यही वजह थी कि वो मारिया के बाप के घर में भी घुस आए थे और उन्होंने बाबा की साल भर की कमाई लूट कर ले जाने की कोशिश की थी। अगर नाग और अंबर मारिया के बाबा की मदद ना करते तो वो गरीब अपनी मेहनत की कमाई से महरूम हो जाता और उन्हें भूखा रहकर सारा साल गुजारना पड़ता। गवर्नर चूंकि खुद गैर जिम्मेदार आदमी था, इसलिए उसके दरबारी और सिपाही भी हर जगह अपनी मनमानी करते फिरते थे और कोई उन्हें पूछने वाला न था। सिपाहियों के जिस दस्ते ने मारिया के घर पर डाका डालने की कोशिश की थी, वो बादशाह का खास हिफाजती दस्ता था और उसके जिम्मे शाही बावर्ची खाने का बंदोबस्त करना भी था। ये सिपाही खुश कंजीरों के बोरे लूटकर शाही बावर्ची खाने में डालना चाहते थे। कप्तान ने शाही महल में जाकर अपने सारे सिपाहियों को इकट्ठा किया और कहा, उस बुड्ढे के घर में हमारी बेइज्जती हुई है। उसने एक जादू के हाथी के जरिए हमें शिकस्त दी है, मगर उसके पास इतना बड़ा और कीमती हाथी कहाँ से आ गया? एक सिपाही ने कहा, सरकार, जरूर उस बुड्ढे ने शाही दस्तों के हाथियों से कोई हाथी चोरी किया है, वरना उसके पास हाथी कहाँ से आ सकता है? कप्तान ने कहा, तुम ठीक कहते हो, मैं आज ही उसके खिलाफ चोरी का मुकदमा करता हूँ। मैं उससे अपनी बेइज्जती का इंतकाम जरूर लूंगा। 2 रोज बाद कप्तान ने चोरी के इल्जाम में मारिया के घर फौजी पुलिस का छापा डलवा दिया। इल्जाम ये था कि मारिया के बाप ने शाही फौज का हाथी चोरी किया हुआ है, जिससे वो बाग में काम करवाता है। फौजी पुलिस ने मारिया के मकान को चारों तरफ से घेर लिया और बाग और मकान की तलाशी लेनी शुरू कर दी। फौज ने मकान और बाग का कोना कोना छान मारा, मगर हाथी का कहीं नामो निशान तक न मिला। सवाल ये था कि इतना बड़ा जंगली हाथी भला कोई कैसे छुपा सकता है? फौजी अफसर ने कहा, तुम लोग गलत कहते हो कि यहाँ तुम पर हाथी ने हमला किया था।
भला यहाँ हाथी कहाँ हो सकता है? तुमने जरूर कोई डरावना ख्वाब देखा। कप्तान ने कहा, जनाब अली, मैंने ख्वाब नहीं देखा, बल्कि अपनी आंखों से हाथी को हमला करते देखा है। अगर मैं फुर्ती से एक तरफ ना हट जाता तो वो जरूर मुझे हलाक कर देता। अफसर ने झुंझलाकर कहा, आखिर वो हाथी चला कहाँ गया? क्या उसको जमीन खा गई या आसमान ने निगल लिया? अगर कल यहाँ हाथी मौजूद था तो आज कहाँ चला गया? कप्तान ने फौजी अफसर को बाग में ले जाकर जमीन दिखाई। वहाँ हाथी के पाँव के बड़े बड़े निशान मौजूद थे। फौजी अफसर अब हैरान रह गए कि यह माजरा क्या है। अगर हाथी वहाँ नहीं था तो उसके निशान कहाँ से आ गए? फौजी अफसरों ने हुक्म दिया कि मारिया और उसके बाप को गिरफ्तार कर लिया जाए। इत्तफाक से उस वक्त नाग और अंबर घर पर मौजूद नहीं थे। वो शहर में अपने कारोबार के लिए कोई अच्छी सी जगह तलाश करने गए हुए थे। मारिया और उसका बाप परेशान हो गए। उन्होंने सिपाहियों को बहुत समझाने की कोशिश की कि उन पर हाथी की चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। फौजी अफसर ने कड़क कर कहा, अगर तुमने हाथी चोरी नहीं किया तो ये उसके पाँव के निशान कहाँ से आ गए? बूढ़े ने कहा, हजूर, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं कि ये निशान कहाँ से आ गए हैं। मैंने हाथी की चोरी नहीं की है। मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेकसूर हूँ। मारिया ने भी हाथ जोड़कर कहा, मेरे बाबा ने हाथी नहीं चुराया। मेरे बाबा बेगुनाह हैं, वो चोर नहीं है। हमें छोड़ दो। बकवास बंद करो लड़की, तुम दोनों हमारे साथ शाही किले में चलोगे। वहाँ कोतवाल के सामने फैसला होगा। रोमन कप्तान की साजिश कामयाब रही। फौजी अफसर ने मारिया और उसके बाप को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। रोमन कप्तान ने दोनों बाप बेटी को पकड़ा और उन्हें अपने साथ लेकर शाही किले की बड़ी चौकी की तरफ रवाना हो गया। वो दोनों गिड़गिड़ाते रह गए, मगर उनकी आहगुजारी किसी ने भी ना सुनी। अंबर और नाग उस वक्त शहर में एक ताजिर के पास खड़े हवेली का सौदा कर रहे थे। ये हवेली एक मंजिला थी, जिसके नीचे बहुत बड़ी ड्योढ़ी के आगे एक बाग था जिसमें फवारा लगा हुआ था। उस फवारे के आमने सामने 2 कोठरियां थीं। अंबर यहाँ रहकर अपना कारोबार करना चाहता था। जब सौदा तय हो गया तो अंबर और नाग मारिया और उसके बूढ़े बाप से इजाज़त लेने वापस घर की तरफ आ गए। घर में आकर उन्होंने देखा कि मकान के सेहन में सामान बिखरा पड़ा है और वहाँ ना मारिया है और ना उसका बाप। वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने दोनों को बाग में तलाश करना शुरू कर दिया कि शायद वहाँ ना काम कर रही हों, मगर बाग भी खाली था। वहाँ भी उनमें से कोई ना था। आखिर अंबर को एक बूढ़ी औरत ने बताया कि बादशाह के सिपाही आए थे और वो मारिया और उसके बाप को पकड़ कर ले गए हैं। अंबर और नाग सर जोड़कर बैठ गए कि वो दोनों को शाही किले से किस तरह आज़ाद करें। अंबर ने कहा, मेरे ख्याल में हमें कोतवाल से चलकर बात करनी चाहिए, मगर वो हमारी नहीं सुनेगा। हाथी की चोरी का यूं ही बहाना है। असल में कप्तान ने अपनी बेइज्जती का बदला लिया है। फिर भी वहाँ जाने में और बात करने में क्या हर्ज है? अगर तुम कहते हो तो चले चलते हैं, मगर उनसे बात करना बेकार है। अचानक नाग ने चुटकी बजाकर कहा, मेरे जहन में ख्याल आया है। वो क्या है? मैं हाथी का रूप बदल लेता हूँ। तुम मुझे अपने साथ लेकर कोतवाल के पास पहुँच जाओ और कहो कि हाथी मैंने चुराया था। यूं मारिया और उसका बाप आज़ाद हो जाएंगे और हम गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। हमारा क्या है, हम किसी न किसी तरह वहाँ से निकल आएंगे। ये तजवीज़ अंबर को पसंद आई। नाग और अंबर शाही किले की चौकी की तरफ रवाना हो गए। किले के पास एक चट्टान के पास खड़े होकर नाग ने हाथी का रूप बदल लिया। अंबर हाथी के ऊपर सवार हो गया और वो दोनों चौकी की तरफ आ गए। चौकी के सिपाहियों ने एक लंबे दांतों वाले पहाड़ जैसे हाथी को अपनी तरफ आते देखा तो परे परे हटकर खड़े हो गए। कोतवाल चौकी से बाहर आ गया। उसने अंबर से पूछा, कौन हो तुम और ये हाथी कहाँ से लाए हो? अंबर ने कहा, जनाब, ये हाथी बाग में आवारा फिर रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना इसे कोतवाल के पास ले चलूं। शायद किसी ने फौज के अस्तबल से चोरी किया हो और फिर छोड़ दिया हो। बकवास करते हो, ये हाथी तुमने ही चोरी किया था। सिपाहियों, इस शख्स को गिरफ्तार करके जेल में डाल दो और बुड्ढे और उसकी बेटी को छोड़ दो। अंबर यही चाहता था। वो बड़े आराम से हाथी से उतरा और उसने अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। उसी वक्त मारिया और उसके बाप को छोड़ दिया गया। जब दोनों बाप और बेटी अंबर के करीब से गुजरे तो हैरान रह गए। अंबर ने होंठों पर उंगली रखकर उन्हें खामोश रहने को कहा और सिपाहियों ने उसे हवालात में ले जाकर बंद कर दिया। 2 सिपाहियों ने एक हाथीबान को साथ लिया और हाथी को लेकर शाही किले के बड़े स्तबल की तरफ चल पड़े। मारिया और उसका बाप अपने घर में आ गए। अगर वहाँ कप्तान होता तो वो कभी दोनों बाप बेटी को रहा न होने देता, क्योंकि वो तो उनसे अपनी दुश्मनी कर रहा था। चोरी का तो उसने उन पर इल्ज़ाम इसलिए लगाया था कि वो गवर्नर से कहकर उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद करवा दे। मगर कोतवाल ने खिलाफे मामूल इंसाफ से काम लेकर उन दोनों को छोड़ दिया और अंबर को हाथी की चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया था। अंबर चुपचाप हवालात में बंद हो गया। अंदर ज़मीन पर पड़े हुए घास फूस पर जाकर बैठ गया और वहाँ से फरार होने की तरकीबें सोचने लगा। अब दूसरी तरफ एक हैरत अंगेज बात हो गई। हाथी का महावत उसके ऊपर गर्दन पर बैठा उसे चलाता हुआ जा रहा था। दोनों सिपाही हाथी के साथ साथ चल रहे थे। जब वो किले के स्तबल के पास पहुंचे तो नाग ने सोचा कि यहाँ से गायब होकर भाग जाना चाहिए, नहीं तो कोई पता नहीं स्तबल में जाकर कोई और ही बला चिमट जाए और फिर वहाँ से सांप बनकर फरार होना मुश्किल हो जाए। इस ख्याल के साथ ही हाथी ने अपनी सूंड ऊपर उठाकर जोर से फुंकार मारी। महावत ने हाथी की गर्दन पर बैठे बैठे सोचा कि हाथी क्या चाहता है।
फुंकार के साथ ही महावत धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उसके नीचे से हाथी गायब हो गया था। सिपाही भी परेशानी के आलम में एक दूसरे का मुंह तकने लगे। हाथी कहाँ चला गया? अभी तो यहाँ था। हाथी के अचानक गायब हो जाने पर वो इस कदर बौखला गए थे कि उन्होंने वो सांप भी ना देखा जो उनके करीब से निकलकर झाड़ियों में घुस गया था। महावत और सिपाही खौफजदा हो गए थे। वो वहां से सर पर पांव रखकर भाग उठे। चौकी में जाकर उन्होंने कोतवाल को बताया कि हाथी गायब हो गया है। कोतवाल ने गरज कर कहा, क्या बकबक कर रहे हो? कभी हाथी भी गायब हुआ है? खुदा की कसम, हमने अपनी आंखों से उसे गायब होते देखा है। हजूर, मैं तो उसके गायब होते ही धड़ाम से जमीन पर आन गिरा था। कोतवाल ने कहा, बदबख्तो, तुम भी उसके साथ ही गायब क्यों नहीं हो गए? दूर हो जाओ यहाँ से और जाकर हाथी को तलाश करो। कोतवाल और महावत की ये गुफ्तगू हवालात में बैठे अंबर ने भी सुन ली थी। वो समझ गया कि नाग वापस घर पहुंच गया है। अब उसे भी वापस पहुंचना था, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वहां से कैसे भागे। आखिर उसने सोचा कि जब हाथी बरामद ही नहीं हुआ तो उसे किस जुर्म में पकड़ा गया है। उसने कोतवाल को बुलाकर कहा, जनाब, अगर आपके पास हाथी का सबूत ही नहीं है तो फिर मुझे किस चोरी के इल्जाम में यहाँ कैद किया गया है? बात बड़ी माकूल थी, मगर कोतवाल ने झड़क कर कहा, तुम्हें अब इसी जगह कैद रहना होगा। हाथी गायब हो गया है। जब तक हाथी वापस नहीं मिलता तुम्हें आज़ाद नहीं किया जाएगा। अंबर जानता था कि वहाँ वैशी हुकूमत का राज है। एक बार कोतवाल और गवर्नर कोई फैसला कर दे तो फिर उसे कोई नहीं टाल सकता था। वहाँ सैकड़ों लोग इसी तरह कैद होकर मर खप गए थे और किसी ने उनकी खबर न ली थी। वो खामोश होकर बैठ गया, क्योंकि कोतवाल के साथ ज्यादा बात करना फजूल था। उधर नाग जब घर पहुंचा तो वहाँ मारिया और बूढ़ा मजूसी पहले से मौजूद था। उन्होंने अंबर के बारे में दरियाफ्त किया कि वो कहाँ है। नाग ने सारी बात खोलकर बयान कर दी और कहा कि अंबर हवालात से फरार होकर यहाँ पहुंच जाएगा। मजूसी ने शक का इजहार करते हुए कहा, अंबर अपने आप कैसे हवालात से निकल कर आएगा? और अगर वहां से फरार होकर निकल भी आया तो सिपाही उसे यहाँ से दोबारा गिरफ्तार कर लेंगे और फिर उसे किले के तहखाने में डाल देंगे, जहाँ से निकलकर कोई इंसान आज तक वापस नहीं आया। नाग ने सोचा कि बाबा ठीक कह रहे हैं। उसने अंबर की मदद करने का फैसला कर लिया। वो रात हो जाने का इंतजार करने लगा। जब रात गहरी हो गई और हर तरफ अंधेरा और खामोशी छा गई तो नाग चुपके से बिस्तर पर से उठा। वो बाहर अकेला सो रहा था। कोठरी के अंदर मारिया और उसका बाप सो रही थी। नाग घोड़े पर सवार होकर किले की चौकी की तरफ चल दिया। चौकी के बाहर एक मशाल जल रही थी। अंदर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। वहीं एक जगह झाड़ियों के पास नाग ने घोड़े को बांधा और खुद अंधेरे में छुपकर स्याह काले सांप का रूप बदला और चौकी के अंदर दाखिल हो गया। चौकी का पहरेदार स्टूल पर बैठा ऊँग रहा था। सिपाही रेंगता हुआ उसके करीब से गुजर गया। चौकी के कमरे के अंदर भी मशाल जल रही थी। उसकी रोशनी में कोतवाल अपनी भारी भर कम तोंद पर दोनों हाथ रखे खराटे ले रहा था। सांप वहां से होकर सीधा हवालात की सलाखों में से गुजरकर अंबर के पास आ गया। अंबर घास पर लेटा सो रहा था। सांप ने उसके कान के करीब सीटी बजाकर उसको जगा दिया। अंबर ने अपने सामने नाग को देखा तो आंखें मलकर कहा, यार अच्छा किया तुम आ गए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ से कैसे बाहर निकलूं। अगर फरार होकर भागता हूँ तो ये सिपाही शहर में जीना हराम कर देंगे, दोबारा पकड़कर यहाँ ले आएंगे, फिर फरार होंगे, फिर पकड़ कर ले आएंगे। ये तो एक चक्कर चल पड़ेगा। कोई ऐसी तरकीब करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सांप ने कहा, यार तुम मुझे भी मारना चाहते हो? अच्छे दोस्त हो मेरे। अंबर ने कहा, नहीं यार, मेरा मतलब ये था कि कोई ऐसी तरकीब होनी चाहिए कि मैं इज्जत और आबरू के साथ बरी होकर यहाँ से निकलूं, ताकि बाद में बकबक ना करनी पड़े। सांप ने कहा, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मेरे जहन में एक तरकीब है, लो सुनो। सांप ने अंबर को सारी तरकीब समझा दी। तरकीब ये थी कि सांप कोतवाल के कमरे में जाकर उसे डस देगा। कोतवाल के शोर मचाने पर अंबर उसे कहेगा कि वो इसका इलाज कर देगा और उसे तंदुरुस्त भी कर देगा, बशर्ते कि वो अंबर को आज़ाद कर दे। अंबर ने कहा कि तरकीब तो बड़ी अच्छी है, मगर वो सांप के कांटे का इलाज किस तरह करेगा? सांप ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें एक मनका देता हूँ। तुम ये मनका जहाँ मैंने काटा हो वहाँ रख देना, ये सारा जहर चूस लेगा। नाग ने अपने मुंह से सब्ज रंग का एक मनका निकालकर अंबर के आगे डाल दिया। अंबर ने मनका उठाकर अपनी जेब में रख लिया। सांप चुपके से रेंगता हुआ हवालात की सलाखों से बाहर निकल गया। अब उसका रुख उस कोठरी की तरफ था जहां मशाल की हल्की हल्की रोशनी में कोतवाल अपने पेट पर हाथ रखे ऊँग रहा था। नाग के लिए ये मौका बड़ा गनीमत था। उसने वक्त ज़ाया करना मुनासिब न समझा और सीधा फर्श पर रेंगता हुआ कोतवाल के पाँव के पास पहुंच गया। ठीक उस वक्त बाहर से घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ें आईं और कोतवाल की आंख खुल गई। वो उठा और बाहर की तरफ जाने लगा। सांप लपक कर कोतवाल के सामने आकर फन फैलाकर खड़ा हो गया। कोतवाल की चीख निकल गई, मगर इस अरसे में सांप ने बड़ी तेजी के साथ कोतवाल के सीने पर डस लिया था। सांप सांप, कोतवाल ने शोर मचा दिया। सारे सिपाही सांप की तलाश में उठ दौड़े, मगर सांप अपना काम करके वहां से 9-11 हो चुका था। सिपाही उसे चौकी के कमरे में तलाश कर रहे थे और वो चौकी से बाहर बाग की झाड़ियों में दौड़ता हुआ जंगल की चढ़ाई की तरफ जा रहा था। कोतवाल की हालत खराब होनी शुरू हो गई। शोर की आवाज़ सुनकर अंबर हवालात में बैठे बैठे समझ गया था कि सांप ने काम दिखा दिया है। उसने एक सिपाही से पूछा, क्या हुआ है?
सिपाही ने कहा, कोतवाल को जहरीले फनियर सांप ने डस लिया है। अंबर ने कहा, कोतवाल से कहो मैं सांप के कांटे का इलाज कर लेता हूँ। सिपाही ने कोतवाल से कहा तो उसने हाथ उठाकर कहा, उसे जल्दी यहाँ लाओ, मैं मर रहा हूँ। अंबर ने फौरन कोतवाल के पास पहुंचकर सांप का काटा हुआ जख्म देखा। वहाँ जहरीला छाला पड़ गया था। अंबर ने कहा, कोतवाल, मैं एक शर्त पर तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। देवता के लिए शर्त जल्दी बताओ, मेरी जान निकली जा रही है। शर्त यह है कि तुम मुझे इज्जत के साथ बरी कर दोगे, मुझे मंजूर है। और अगर तुम मुकर गए, मैं अभी तुम्हारी रिहाई का हुक्म देता हूँ। सिपाहियों, इस शख्स को फौरन रिहा कर दो। जो हुक्म हुजूर। अब तो मेरी जान बचाओ, जहर ने मेरा गला खुश्क कर दिया है। अंबर ने जेब से मनका निकाला और उसे कोतवाल के जिस्म पर उस जगह रख दिया जहाँ सांप ने काट खाया था। मनके का जख्म के ऊपर रखना था कि उसने एकदम जहर चूसना शुरू कर दिया। देखते देखते मनका फूल गया। अंबर ने फूले हुए मनके को हटाकर निचोड़ा और साफ करके दोबारा जख्म के ऊपर रख दिया। 2-3 बार ऐसा करने से कोतवाल के जिस्म का सारा जहर बाहर आ गया और वो भला चंगा हो गया। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है नौजवान। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी कर सकता। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऊंट तोहफे में दे सकता हूँ। अंबर ने कहा, आपने मुझे आज़ाद कर दिया, मेरे लिए आपका यही एहसान बहुत है। ऊंट लेकर मैं क्या करूँगा। अंबर चौकी से बाहर निकलकर घर की तरफ रवाना हो गया। नाग वापस घर पहुंचकर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने अंबर को देखकर कहा, वो कमबख्त बच गया ना। अगर वो ना बचता तो मैं यहाँ किस तरह आता। चलो, ये बला भी सर से टल गई। सुबह उठकर जब मारिया और उसके बाप को मालूम हुआ कि अंबर भी रिहा होकर वापस घर आ गया है तो उसने खुशी से उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, बेटा अंबर, मैं बेहद खुश हूँ कि तुम आज़ाद होकर आ गए, मगर कोतवाल ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया। वो तो बड़ा कमीना और जालिम शख्स है। अंबर ने एक फर्जी कहानी गढ़कर सुना दी। अंबर और नाग ने शहर में एक जगह हवेली किराए पर हासिल कर ली और दुआओं का धंधा शुरू कर दिया। नाग ने इधर उधर से कुछ सांप पकड़कर मटकों में बंद कर दिए और उसका कारोबार शुरू कर दिया। दिन में 2-3 सांप बिक जाते थे। अंबर भी 4-5 मरीजों का इलाज करके थोड़ा बहुत कमा लेता था। इस तरह कम से कम वो बाबा और मारिया पर बोझ बनने से बच गए थे। वो अपनी कमाई करके खाना चाहते थे। उधर कमीना खसलत रोमन कप्तान को जब पता चला कि उसकी बेइज्जती करने वाला अंबर भी हवालात से रिहा होकर चला गया है तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने खास सिपाही से कहा, ये मेरी बेइज्जती है कि मेरा दुश्मन इस बस्ती, इस शहर में मेरी आंखों के सामने दंदनाता फिरे और मैं उसके खिलाफ कुछ ना कर सकूं। सिपाही ने कहा, हुजूर हुक्म करें, जो कहेंगे वैसा ही होगा। मैं आपका नमकवार हूँ, मैं आपकी इज्जत के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। कप्तान ने कहा, उस बुढ़े खूसट की बेटी को उठाकर ले आओ। मैं उसे कनीज बनाकर किसी ऐसे जालिम सौदागर के हाथ फरोख्त कर दूंगा कि फिर सारी उम्र रो रो कर गुजारेगी। ऐसा ही होगा सरकार। एक दिन सुबह को नाग और अंबर अपने अपने काम पर घर से चले गए। मारिया का बाप भी अंजीरों के बाग में जमीन की गोडी करने चल दिया। घर में मारिया अकेली रह गई। वो बकरियों को पानी पिलाने के बाद उनका दूध मटके में धो रही थी कि एक बूढ़ी औरत कमर पर हाथ रखे लाठी टेकती सहन में आई और बोली, बेटी खुदावन तुम्हारा भला करे, बड़ी भूख लगी है, थोड़ा सा दूध मिल जाएगा। मारिया बड़ी नेक दिल और नरम दिल लड़की थी। उसने कहा, मैं अभी आपको दूध डालकर देती हूँ। बूढ़ी औरत सहन में जमीन पर बैठ गई और बड़ी मक्कार नजरों से चारों तरफ देखने लगी। असल में ये एक बड़ी ही चालाक फप्फे कुटनी थी जिसे रोमी कप्तान ने मारिया को अगवा करने के लिए भेजा था। मारिया ने मिट्टी के प्याले में दूध डालकर बुढ़िया को पेश किया। फप्फे कुटनी बुढ़िया दूध लेकर पीने लगी। दूध पीकर उसने मारिया को दुआएं देनी शुरू कर दी और फिर अपने थैले में से एक शीशी निकालकर बोली, बेटी, तुमने इस गरीब औरत को दूध पिलाकर उसका दिल जीत लिया है। मैं तुम्हें खुश होकर एक ऐसा तोहफा देती हूँ कि तुम सारी उम्र मुझे याद करोगी। मारिया ने खुश होकर कहा, माँ जी, इसकी क्या ज़रूरत है, गरीबों की खिदमत तो हमारा फ़र्ज़ है। खुदा तुम्हें हमेशा सुखी रखे बेटी, तुम बहुत नेक दिल लड़की हो। यही वजह है कि मैं खुश होकर तुम्हें ये खालिस कस्तूरी का अतर दे रही हूँ। ये मैंने खतन के सहराओं में रहने वाले खालिस या हिरन के नाफे से हासिल किया है। ये लो। मारिया ने अतर की कुप्पी बुढ़िया के हाथ से ले ली और उसे गौर से देखने लगी। फप्फे कुट्टी ने कहा, बेटी, इसे देखने से तुम्हें क्या पता चलेगा, ज़रा सूंघ कर देखो, खालिस कस्तूरी का अतर है। मारिया ने कुप्पी खोलकर उसे नाक के साथ लगाया। जो ही उसने सांस अंदर की तरफ खींचा, एक तेज बू उसके दिमाग को चढ़ गई और वो बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। उस फप्फे कुटनी ने दरवाजे में खड़े होकर बाहर किसी को इशारा किया। फौरन खजूरों के दरख्तों में से 2 घुड़सवार आगे आ गए। उन्होंने बेहोश मारिया को एक सफ़ेद लिबादे में ढांप दिया और उठाकर घोड़े पर डालकर वहां से फरार हो गए। बूढ़ी मकार औरत ने अपना थैला संभाला और वो भी वहां से रफू चक्कर हो गई। मारिया को भगा कर ले जाने के बारे में उसके बूढ़े बाप को इल्म ना हो सका। वो बेचारा बाग में अपना काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसे प्यास महसूस हुई। उसने सोचा कि घर में चलकर दूध पिया जाए। चुनाचे उसने लकड़ी का फावड़ा वहीं रखा और घर में आ गया। सेहन में बकरी बंधी हुई थी।
दूध का मटका उसी तरह जमीन पर पड़ा था। बूढ़े का माथा ठिनका कि मारिया तो कभी दूध के मटके को इस तरह जमीन पर नंगा रखकर कहीं नहीं गई। उसने मारिया को आवाजें दी, कोई जवाब ना आया। वो कुछ परेशान हो गया। वो आवाजें देता हुआ कोठरी के अंदर गया। मारिया वहां भी नहीं थी। अब वो बेचैन होकर मारिया को इधर उधर तलाश करने लगा। वो बाग में भी गया। उसने सारा बाग, सारा मकान छान मारा, मगर मारिया वहां होती तो उसे मिलती। वो तो उस वक्त जालिम सिपाहियों के घोड़े पर बेहोश पड़ी किसी नामालूम मुकाम की तरफ ले जाई जा रही थी। बूढ़ा सर पकड़कर बैठ गया और अपनी बेटी की जुदाई में रोने लगा। वो समझ गया कि उसके साथ किसी ने दुश्मनी की है और उससे किसी बात का बदला लिया है। दोपहर के बाद अंबर और नाग घर आए तो बूढ़े ने उन्हें मारिया की गुमशुदगी की खबर सुनाई। वो भी बड़े हैरान हुए कि मारिया को कौन अगवा करके ले गया। नाग ने कहा, अंबर, मैं ना तुम्हें कहता था कि वो कमीना रोमन कप्तान जरूर अपनी बेइज्जती का बदला लेगा। चुनाचे ये काम उसी ने किया है। उसी बदबख्त ने मारिया को अगवा करवाया है। अब खुदा जाने वो उसे कहाँ ले गया होगा। बूढ़े बाप ने रोते हुए कहा, खुदावंद के लिए मेरी बच्ची को बर्बाद होने से बचाओ, नहीं तो मैं सर पटक पटक कर जान दे दूंगा। अंबर ने मारिया के बाप को समझाते हुए कहा, बाबा आप घबराएं नहीं, घबराने से कुछ नहीं होगा। हमें सोचने का मौका दें, हम मारिया को जरूर ढूंढ निकालेंगे। इस तरह रोने और घबराने से तो कुछ नहीं होगा। उसी रात अंबर और नाग सर जोड़कर बैठ गए और सोचने लगे कि मारिया को कहाँ तलाश किया जाए। एक बात के बारे में उन्हें पुख्ता यकीन था कि उसे सिवाय रोमन कप्तान के और किसी ने अगवा नहीं किया। मोहल्ले में उन्होंने कुछ लोगों से पूछा भी, मगर इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त मोहल्ला बिल्कुल खाली था। किसी ने भी मारिया को अगवा होते हुए नहीं देखा था। नाग बोला, कुछ भी हो, मारिया को उसी कमीने शख्स ने अगवा किया है। अंबर ने कहा, वो तो ठीक है, मगर अब ये सोचने की बात है कि मारिया किस जगह कैद करके रखी गई है। जहां तक मेरा ख्याल है रोमी कप्तान उसे शाही किले की किसी कोठरी में ही बंद करेगा। नाग ने पूछा, मगर खाली अगवा कर लेने से उसे क्या हासिल होगा? वो बुग़्ज़ और इंतकाम की आग ठंडी करना चाहता है। मेरा ख्याल इससे मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल है कि वो उसे जरूर किसी बुर्दा फरोश के हाथ बेच देगा। नाग परेशान होकर बोला, खुदा ना करे ऐसा हो, ये तो बड़ी खौफनाक बात होगी। बहरहाल हमें हर किस्म के बुरे हालात की तवक्को रखनी चाहिए। हमारा दुश्मन एक कमीना और हासिद इंसान है। वो हर किस्म की घटिया हरकत कर गुजरेगा। नाग ने अंबर से कहा कि वो कनीज कारमिला की रूह से क्यों नहीं मदद लेता। वो उसे बता सकती है कि मारिया किस जगह पर है। अंबर ने कहा, यह ख्याल तो मेरे जहन में भी आया था, मगर मैं ये सोचकर खामोश हो गया कि इतनी छोटी सी बात के लिए उसे तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता। हम खुद मारिया को तलाश कर लेंगे। वो तो ठीक है अंबर, लेकिन हम तो रूह से सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि मारिया किस जगह पर कैद है, बस। बाकी उसको आज़ाद कराने का सारा काम हम खुद कर लेंगे। अगर तुम कहते हो तो मैं रूह को बुलाकर पूछ लेता हूँ। वो दोनों इंजीरों के बाग में अकेले बैठे थे। नाग वहाँ से हटकर परे हो गया क्योंकि अंबर रूह को तन्हाई में मिलना चाहता था। अंबर ने रूह को आवाज़ देनी शुरू कर दी। काफ़ी देर पुकारने के बाद कारमिला की रूह जाहिर हो गई। उसने आते ही कहा, अंबर याद रखो, हम इस बस्ती में बहुत कम आ सकती हैं, क्योंकि इस बस्ती में खुदा का एक बुजुर्ग नबी रहता है और लोगों को सच्चाई और नेकी की तालीम देता है। तुमने बुलाया तो मैं बड़ी मुश्किल से इजाज़त लेकर यहाँ आई हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने मुझ पर एक ऐसा एहसान कर दिया है कि मैं तुम्हारे सामने इनकार नहीं कर सकती। अंबर ने कहा, ए अच्छी रूह, मैं तुम्हारा बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने मेरी खातिर इतनी तकलीफ उठाई और मेरी इज्जत अफजाई की। कारमिला की रूह ने पूछा, बताओ तुमने मुझे किस लिए बुलाया है? अंबर ने सारा मकसद खोलकर रूह के सामने बयान कर दिया। रूह ने एक गहरा सांस भरा और बोली, जिस लड़की के बारे में तुमने मुझसे पूछा है वो इस बस्ती में नहीं है। फिर वो कहाँ होगी? वो इस मुकद्दस शहर से 1 दिन और 1 रात की मुसाफत पर कल एक गुमनाम जंगल के खंडर में पहुंच जाएगी। बस इससे ज्यादा मैं यहाँ नहीं ठहर सकती। खुदा निगहबान हो। इतना कहकर रूह गायब हो गई। अंबर ने नाग को वो सब कुछ बता दिया जो रूह उसे कह गई थी। मारिया अभी रास्ते में है। उसे इस बस्ती से 1 दिन और 1 रात के फासले पर जंगल के किसी खंडर में ले जाया जा रहा है। अंबर ने नाग से कहा कि हम मारिया का ताकुब करेंगे। नाग ने कहा, ठीक है, हम सुबह सुबह रवाना हो जाएंगे। अभी सूरज नहीं निकला था कि दोनों दोस्त बेदार हो गए। उन्हें सफ़र की तैयारी में ज़्यादा वक्त ना लगा। मारिया के बाप के मकान को उन्होंने बंद किया, घोड़ों पर सवार हुए और बस्ती से बाहर निकल गए। उनका रुख शुमाल मगरिब की तरफ था। यही वो रास्ता था जो उस पुरस्रार गुमनाम जंगल को जाता था, जहां उन्हें रूह की हदायत के मुताबिक पहुंचना था। दोपहर तक वो चलते चले गए। दोपहर के वक्त सूरज में ज़्यादा गर्मी आ गई, रेत तपने लगी और उन्हें बार बार प्यास लगने लगी। एक जगह साया देखकर वो घोड़ों से उतरकर बैठ गए। वहाँ कोई चश्मा भी नहीं था कि घोड़ों को पानी पिला सकते। जानवरों को भी बड़ी सख्त प्यास लगी थी। उस वक्त तक वो दरियाए उर्दन से बहुत दूर निकल चुके थे। थोड़ी देर सस्ताने के बाद वो दोबारा सफ़र पर रवाना हो गए। तीसरे पहर उन्हें हवा में पानी की नमी महसूस हुई। नाग ने कहा, यहाँ करीब ही कोई चश्मा है। घोड़े भी पानी की नमी को महसूस करके बार बार हिनहिना रहे थे।
थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने एक हिरन देखा जो एक जगह झाड़ियों में झुककर पानी पी रहा था। दोनों दोस्त वहां पहुंचे तो उन्हें एक छोटा सा चश्मा मिल गया जिसका शफाफ मीठा पानी उबल उबल कर जमीन से निकल रहा था। ये एक कुदरती चश्मा था। उन्होंने सबसे पहले घोड़ों को जी भरकर पानी पिलाया, उसके बाद खुद मुंह हाथ धोकर थोड़ी देर आराम किया और आगे चल पड़े। शाम के बाद रात आ गई, आसमान पर तारे निकल आए। एक जगह रेत पर उन्होंने जली बुझी लकड़ियां और राख बिखरी हुई देखी। वो समझ गए कि मारिया को अगवा करने वाले सिपाही कुछ देर यहाँ ठहरे थे। इसका मतलब था कि वो दोस्त रास्ते पर जा रहे थे। उन्होंने राख पर हाथ लगाकर महसूस किया कि राख अभी गर्म थी। अंबर ने कहा, गर्म राख इस बात का इशारा कर रही है कि सिपाही यहाँ से दूर नहीं है। अगर हम रात भर मुसलसल सफर करते रहे तो सुबह जंगल में उन्हें जा लेंगे। हाँ, मगर हमें बड़ी होशियारी से काम लेना होगा क्योंकि सिपाही हर तरफ से चौकन्ना होंगे और उनके पास असला भी होगा, जबकि हमारे पास सिवाय तलवारों के और कुछ नहीं। अंबर ने कहा, दोस्त तुम फिक्र ना करो, हम सच्चाई पर हैं और एक नेक काम करने घर से निकले हैं, इसलिए फतह आखिर हमारी होगी। दुश्मन ख्वाह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो हमारा मुकाबला ना कर सकेगा। दोनों दोस्त सारी रात चलते रहे। सुबह सुबह वो एक जंगल के किनारे पहुंच गए। ये अजीबोगरीब और पुरस्कार किस्म का जंगल था। सहराओं में ऐसे जंगल नहीं हुआ करते क्योंकि सहराओं में पानी नहीं होता और जंगल के लिए पानी का ज्यादा होना बहुत जरूरी है। वो जंगल के अंदर दाखिल हो गए। यहाँ जैतून और जंगली खजूरों के झुंड खड़े थे। कांटेदार झाड़ियाँ इस कदर ज्यादा उगी हुई थी कि उनके लिए वहाँ से गुजरना मुश्किल हो रहा था। एक चीज जो उन दोनों ने महसूस की वो जंगल की गहरी खामोशी थी। जंगल की फिजा में एक पुरस्कार जादू भरी खामोशी छाई हुई थी। हवा बिल्कुल बंद थी और दरख्तों का एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। नाग ने कहा, बड़ा पुरस्कार जंगल है, मुझे तो ये जंगल बदरूहों का ठिकाना मालूम होता है। अंबर ने चारों तरफ देखकर कहा, महसूस मुझे भी ऐसा ही हो रहा है, मगर इस किस्म के जंगल इन इलाकों में हुआ नहीं करते। तो क्या ये कोई जादू का जंगल है? जादू का जंगल हमारे सामने ज्यादा देर तक अपना जादू कायम नहीं रख सकता। यह सचमुच का जंगल है। हाँ, मेरा ख्याल है कि यहाँ बदरूहें जरूर रहती हैं। मुझे कभी कभी उनकी पुरस्कार सरगोशियाँ सुनाई देती हैं। नाग ने फिजा में सूंघकर कहा, क्या हम किसी बदरू को बुलाकर उससे बात करें? इसकी क्या जरूरत है? बदरू बेचारी खुद परेशान होती है, खुद भटक रही होती है, वो हमें क्या बताएगी भला? जो कुछ बताना था वो कनीज कार्मिला की नेक रूह हमें बता चुकी है। इसी तरह बातें करते हुए दोनों दोस्त जंगल के एक घने हिस्से में पहुंच गए। अब उन्हें उस खंडर की तलाश थी जिसका निशान कार्मिला की रूह ने बयान किया था और जहां उसकी बशारत के मुताबिक मारिया 2 रोज पहले पहुंचाकर छुपा दी गई थी। यहाँ जंगल इस कदर घना था कि हर तरफ हल्का हल्का अंधेरा फैला हुआ था। उन्हें रास्ता बनाने में बड़ी दुश्वारी हो रही थी। हर तरफ खारदार झाड़ियों के झुंड और खजूर के दरख्त खड़े थे। खंडर का कहीं निशान तक दिखाई नहीं दे रहा था। अंबर ने हैरानी से पूछा, वो खंडर कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कार्मिला की रूह को मुगालता लगा हो? अंबर ने कहा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। हम गलती खा सकते हैं मगर एक नेक इंसान की रूह गलती नहीं खा सकती। उसने हमें ठीक इशारा बताया है। खंडर यही कहीं जंगल में मौजूद है, हमें उसकी तलाश जारी रखनी चाहिए। नाग बोला, उसके अलावा यहाँ कोई ऐसा निशान भी नहीं मिल रहा जिससे ये जाहिर हो कि यहाँ से सिपाही मारिया को लेकर गुजरे हैं। अंबर कहने लगा, दोस्त तुम्हें नाउमीद नहीं होना चाहिए। मारिया उन लोगों के पास खंडर में मौजूद है। हमें सिर्फ खामोशी से खंडर को तलाश करना चाहिए और बस बाकी काम खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन खंडर के गिर्द दुश्मन जरूर चौकी पहरा दे रहा होगा। दोस्त एक बार हम वहां पहुंच गए तो फिर मारिया को वहां से निकालना ज्यादा मुश्किल ना होगा। एक बड़ा सा खरगोश उनके आगे से फुदकता हुआ गुजर गया। चलते चलते वो जंगल के दरमियान एक छोटी सी झील पर पहुंच गए। ये झील सब्ज रंग के पानी की थी जिसकी सतह पर गहरे सब्ज रंग की काई जमी हुई थी। जगह जगह काई के झुंड उस पर झुके हुए थे। अंबर ने कहा कि खंडर जरूर यहीं कहीं होगा। नाग बोला, कमबख्तों ने खूब ढूंढकर जगह निकाली है, इससे ज्यादा महफूज जगह भला और कौन सी होगी? उन्होंने तो बड़ी ठीक जगह चुनी है। अंबर और नाग ने खंडर की तलाश शुरू कर दी। वो थक कर चूर हो गए थे और उन्हें प्यास भी महसूस हो रही थी। घोड़ों से उतरकर उन्होंने घोड़ों को एक दरख्त के साथ बांधा, उन्हें भी पानी पिलाया और खुद भी पिया। फिर जैतून के दरख्तों तले साए में बैठकर सोचने लगे कि खंडर कहाँ हो सकता है। वो खंडर उनके अकब में एक घने दरख्त के साए में था, मगर उस तरफ अभी उनकी निगाह नहीं गई थी। मारिया उस खंडर में पहुंचाकर छुपा दी गई थी। 4 खूंखार किस्म के हबशी गुलाम वहां पहरा दे रहे थे। वैसे भी उस जगह चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। उस खंडर में कभी किसी का गुजर ना हुआ था। मारिया खंडर के नीचे नीम रोशन राहदारी से होकर एक ऐसी कोठरी में पहुंचाई गई थी जहां दीवारों में कोई खिड़की और कोई रोशनदान नहीं था, बस एक सुराख था जिसके आगे लोहे का जंग खूरता जंगला लगा था। उसी जंगले को हटाकर मारिया को कोठरी में धकेल दिया गया था और फिर दोबारा जंगला चढ़ा दिया गया था। 2 हबशी गुलाम नंगी तलवारें और तीर कमान लिए उस राहदारी में पहरा दे रहे थे और 2 खंडर के बाहर पहरे पर छुपकर बैठे हुए थे।
कुछ देर आराम करने के बाद अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है कि हम खंडर के करीब पहुंच चुके हैं। अब हमें बड़ा होशियार रहने की ज़रूरत है। अगर ये बात है तो फिर हमें घोड़ों को इसी जगह छोड़कर छुपकर खंडर का सुराग लगाना होगा। दुश्मन को हमारी ज़रा सी भी आहट मिल गई तो वो चौकस हो जाएगा। तुम हलाक नहीं किए जा सकते, मगर तलवार का एक ही वार मेरा काम तमाम कर सकता है। अंबर ने कहा, नाग दोस्त, मुझे इतना तो बता दो कि अगर खुदावंद ना करे तुमको दुश्मन की तलवार काट कर रख दे तो फिर तुम वाकई मर जाओगे या कुछ देर बाद फिर जिंदा हो जाओगे। नाग ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं सांप की शक्ल में या इंसान की शक्ल में हलाक कर दिया जाऊं तो तुम पर लाजिम है कि मेरी लाश को उसी वक्त उठाकर किसी महफूज जगह पर ले जाओ और लकड़ी के एक संदूक में जैतून के पत्ते बिछाकर बंद कर दो। हर रोज सुबह शाम संदूक खोलकर मेरी लाश को धुनी दो। 1 हफ्ता तक ये अमल जारी रखने के बाद संदूक को बंद कर दो और 1 महीने से पहले मत खोलो। 1 महीने के बाद जब तुम संदूक खोलोगे तो मुझे संदूक के अंदर जिंदा पाओगे। अंबर ने पूछा, और अगर इत्तेफाक से मैं संदूक ना खोल सका तो क्या होगा? नाग ने कहा, अगर तुम संदूक ना खोल सकोगे तो मैं संदूक खोलकर अपने आप बाहर आ जाऊंगा, लेकिन मेरी लाश को संदूक में बंद करके हरील सुलगाना शर्त है। अगर ऐसा ना किया गया तो मैं इस दुनिया में दोबारा वापस ना आ सकूंगा। अंबर ने पूछा, ये अच्छा किया कि तुमने मुझे बता दिया, वरना मैं अनजान ही था। अब कम से कम मेरे होते तुम मर नहीं सकोगे। नाग बोला, वैसे भी जब कोई शख्स मुझ पर हमला करने वाला होता है तो मुझे एक खुफिया ताकत खबरदार कर देती है और मैं हमले से महफूज हो जाता हूँ। सांप की शक्ल में मुझ में बड़ी फुर्ती आ जाती है और मैं दुश्मन के हर हमले से बच सकता हूँ। इंसान के रूप में मैं सुस्त हो जाता हूँ। इसीलिए तुम्हें कह रहा था कि अगर हमला हुआ तो मुझे ज़रूर खबरदार कर देना। फिक्र न करो, तुम पर हमला करने वाले को मैं खुद हलाक कर दूंगा। उसके बाद दोनों दोस्त झील किनारे से निकलकर साथ वाले जंगल में खंडर की तलाश में आगे बढ़ने लगे। अपने घोड़े उन्होंने वहीं छोड़ दिए थे। जंगल पर एक सन्नाटा छाया हुआ था। कमाल की बात यह थी कि किसी परिंदे के बोलने की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। सचमुच वो कोई बदरूहों का जंगल था, जहाँ बदरूहों और भूतों के डर से जानवर और परिंदे भी भाग गए थे। अचानक एक झाड़ी में से स्याह रंग का नाग अपना फन फैलाकर अंबर के सामने खड़ा हो गया। अंबर ने बड़े गौर से उसकी तरफ देखा। नाग उसके पीछे पीछे चला रहा था। उसने अभी सांप को नहीं देखा था। काले सांप ने अंबर के सामने घूमना शुरू कर दिया और डसने की तैयारी करने लगा। अंबर बिल्कुल ना घबराया, क्योंकि उसे मालूम था कि सांप उसे डस भी ले तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो उसी तरह सांप के सामने खड़ा मुस्कुराता रहा। सांप ने लपक कर अंबर के हाथ पर डस दिया। अंबर ने उसी वक्त दूसरे हाथ से सांप को पकड़कर काबू में कर लिया। सांप बड़ा हैरान हुआ कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने आज तक जिस इंसान को भी काटा था वो आनन फानन गिरकर मर गया था, मगर ये शख्स ना सिर्फ जिंदा था और उस पर उसके खतरनाक जहर का भी असर नहीं हुआ था, बल्कि उल्टा उसने उसे काबू में कर लिया था। इतने में अंबर का दोस्त नाग भी वहां पहुंच गया। उसने अंबर के हाथ में एक स्याह फनदार सांप देखा तो पूछा, ये कमबख्त किधर से आ गया? अंबर ने कहा, इसने मेरे हाथ पर डस दिया है। नाग बोला, इसकी ये हिम्मत, इधर लाओ इसे। नाग सांप की तरफ बढ़ा तो यकायक सांप का फन सुकड़ गया। उसका सारा जिस्म कांपने लगा और वो अंबर के हाथ में लरज उठा। सांप ने महसूस कर लिया था कि जो शख्स उसकी तरफ बढ़ रहा है वो सांपों का शहजादा सांप है। नाग ने आगे बढ़कर सांप को अपनी गिरफ्त में ले लिया और कहा, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने मेरे दोस्त पर हमला करने की जुर्रत की। क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि इस जंगल में मैं भी अपने दोस्त के साथ आ रहा हूँ? सांप में इतनी ताकत नहीं थी कि वो जवाब दे सके, लेकिन वो कांप रहा था, लरज रहा था। यूं लगता था कि उस पर गशी तारी होने वाली है। सांप नाग की सारी बातें सुनकर समझ रहा था, मगर उन बातों का जवाब नहीं दे सकता था। नाग ने कहा, तुम्हारी सजा यही है। अब तू मेरा गुलाम बनकर मेरे साथ साथ चलेगा और तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तू मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ से भाग नहीं सकेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया है। और सांप शहजादे का गुलाम सांप भागने की कोशिश करता है तो अपने आप जलकर राख हो जाता है। चलो मेरे साथ साथ। स्याह कोबरा सांप नाग के साथ चलने लगा। अंबर ने, यार इस मुसीबत को साथ क्यों कर लिया है? नाग ने कहा, मैं इससे खतरनाक काम लूँगा। उसमें अगर ये मर भी गया तो मुझे इसकी परवाह नहीं होगी, क्योंकि इसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। इसको मुआफ़ ना कर दें? हरगिज़ नहीं। हमारी दुनिया में मुआफ़ी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हर गुनाह करने वाले को उसकी सज़ा ज़रूर मिलकर रहती है। इसने एक ज़बरदस्त असूल तोड़ा है। मेरे साथ वाले किसी दोस्त को कोई सांप हलाक करने की कोशिश नहीं कर सकता, इसलिए इसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। अब दोनों दोस्त कोबरा सांप को साथ लेकर जंगल में आगे बढ़ने लगे। गहरी खामोशी में एक हल्की सी चीख की आवाज़ गूंज गई। अंबर ने मुस्कुराकर नाग की तरफ देखा और कहा, यह किसी बदरू की आवाज़ थी। शायद वो मुझे आने वाले खतरे से आगाह करने आई थी, या शायद मुझसे डरकर दूसरी बदरूहों को खबरदार करने गई है। नाग ने एक तरफ देखते हुए कहा, वो देखो अंबर, वो क्या है? अंबर ने उस तरफ देखा तो खुशी से बोला, यही वो खंडर है जिसकी निशानी कारमिला ने बताई थी, मगर ये तो किसी बर्बाद किले की तरह है। हाँ, ऐसा ही लगता है। इस जगह मारिया कैद है। हमें बड़ी एहतियात के साथ वहाँ पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए।
दोनों दोस्त जंगल के दरमियान में से होकर उस खंडर की तरफ बढ़ने लगे। ये एक दहशतनाक और वीरान जगह थी। वो दरख्तों के पीछे छुपकर खंडर को देखने लगे। उस खंडर पर नहुसत और वीरानी के साए थे। खुद खंडर कोई भूत मालूम हो रहा था जो जंगल में सर झुकाए बैठा रो रहा हो। उन्हें एक हबशी नजर आया जो खंडर के ऊपर वाले पत्थरों के पीछे से निकलकर नीचे आया और दरख्त की एक झाड़ी तोड़कर फिर ऊपर पत्थरों के पीछे जा छुपा। उसके पहलू में तलवार लटक रही थी और कंधे पर तीर कमान था। अंबर ने कहा, खंडर के बाहर सख्त पहरा है, हमें हर कीमत पर खंडर में जाकर मालूम करना होगा कि अंदर क्या है। अगर दुश्मन को मालूम हो गया कि हम पहुंच गए हैं तो वो मारिया को ठिकाने लगा देंगे। इसके लिए हमें बहुत चौकस होकर आगे बढ़ना होगा। एक हबशी खंडर के अंदर छुपा हुआ है। मेरे ख्याल में नीचे और भी हबशी पहरा दे रहे होंगे। मैं इस काले सांप से मदद लेता हूँ। नाग ने काले सांप को हुक्म दिया, फौरन खंडर की तरफ जाओ और ऊपर पत्थरों के पीछे जो हबशी छुपा बैठा है उसे मौत की नींद सुला दो। काला सांप हुक्म पाते ही खंडर की तरफ रवाना हो गया। नाग और अंबर छुपकर बैठ गए और देखने लगे कि क्या तमाशा होता है। फनियर सांप रींग रींग कर आगे बढ़ता चला गया। वो खंडर के पास पहुंच गया। यहाँ उसने देखा ऊपर चढ़ने की बजाय पीछे से आगे जाने का फैसला किया और एक गिरी हुई पुरानी दीवार के ऊपर से होकर उन पत्थरों की तरफ रेंगने लगा जिसके पीछे हबशी छुपा बैठा था। ये हबशी बड़े मजे से पत्थरों के पीछे छुपकर बैठा था और दरख्त की शाख से जमीन पर लकीरें बना रहा था। काला सांप उसके बिल्कुल पीछे पहुंच गया। वो नाग के हुक्म पर आगे बढ़ रहा था। नाग का हुक्म बजा लाना उसका फर्ज था। अगर वो जरा सा भी हुक्म से फिर जाए तो वहीं जलकर राख हो सकता था। काले सांप ने पीछे रुककर हालात का जायजा लिया। हबशी की पीठ उसकी तरफ थी। हबशी को बिल्कुल मालूम न था कि एक जहरीला और बड़ा ही खतरनाक सांप उसके पीछे मौत बनकर पहुंच गया है। काले सांप ने देखते ही देखते अपना फन फैलाया और तनकर खड़ा हो गया। अब वक्त बहुत कम था। देर करने का मतलब ये था कि हबशी की नज़र उस पर पड़ सकती थी और वो तलवार के एक ही वार से उसके टुकड़े उड़ा सकता था। सांप ने एक झटका खाया और लपक कर हबशी की गर्दन पर डस दिया। हबशी ने मुड़कर देखा और उसके मुंह से एक चीख निकल गई। ये चीख अंबर और नाग ने भी सुनी। जंगल की खामोशी में चीख गूंज गई। इस आवाज़ पर नीचे से एक और हबशी पत्थरों के पीछे से निकलकर ऊपर की तरफ भागा। मगर इस दौरान में पहले हबशी का काम तमाम हो चुका था। वादिय उर्दन के उस जहरीले कोबरा सांप ने दूसरे हबशी पर हमला किया तो वो खबरदार हो गया। दूसरे हबशी ने तलवार खींचकर सांप पर मारी। सांप फौरन एक तरफ हट गया। हबशी उस पर लपका। सांप अपनी जिंदगी के बचाव की जंग लड़ने लगा। वो एक दरख्त पर चढ़ गया। दूसरे हबशी ने कमान में तीर जोड़कर सांप पर चलाया। निशाना खता गया। सांप ने वहीं से हबशी पर छलांग लगाई और उसकी गर्दन के गिर्द बल डालकर उसके चेहरे पर डस दिया। दूसरा हबशी हाथों से जोर लगाकर सांप को गर्दन से अलग करता ही रह गया और जहर ने अपना काम कर दिया। उसके बदन से खून जारी हो गया। जिस्म जगह जगह से फट गया और वो भी पहले हबशी की लाश पर मुर्दा होकर गिर पड़ा। अपना मिशन पूरा करने के बाद काला कोबरा हबशी की गर्दन से उतरकर वापस नाग शहजादे की तरफ रवाना हो गया। दोनों हबशियों को गिरते और मरते अंबर ने देख लिया था। उनके रास्ते का बहुत बड़ा कांटा साफ हो गया था। अब खंडर के अंदर जाने का रास्ता बिल्कुल साफ था। खुशकिस्मती की बात यह हुई थी कि अंदर खंडर में पहरा देने वालों को कुछ खबर ना हुई थी कि बाहर क्या क़यामत गुजर गई है। इतने में काला कोबरा वहां पहुंच गया। उसने नाग के सामने आकर अपना सर जमीन के साथ लगा दिया। सांप उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, शाबाश, तुमने अपना फर्ज पूरी मेहनत से अदा कर दिया। मैं तुमसे खुश हूँ और इसी खुशी में तुम्हें आज़ाद करता हूँ। अब तुम जा सकती हो। काले सांप ने झुककर नाग के पांव पर अपना सर रखा और फिर खामोशी से रेंगता हुआ वापस जंगल में गुम हो गया। अंबर ने कहा, अब हमें खंडर के अंदर जाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे ख्याल में हम दोनों का एक साथ वहां जाना ठीक नहीं। पहले मैं जाता हूँ। अंबर बोला, नहीं, तुम मेरे बाद आना, पहले मैं जाता हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी दोस्त। अंबर ने नाग को उसी जगह जंगल में छोड़ा और खुद जमीन के साथ कोहनियों के बल रींग रींग कर खंडर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। खंडर के मुंह के पास जाकर वो रुक गया। उसे हवा में कुछ सरगोशियां सी सुनाई दी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे बदरूहें उससे बात करने की कोशिश कर रही हैं या जैसे उसे किसी बात से खबरदार कर रही हैं। अंबर ने बदरूहों की सरगोशियों पर कोई ध्यान न दिया और रेंगता हुआ खंडर के मुंह के पास आ गया। उसे इतना मालूम था कि खंडर के अंदर कोई गार है और मारिया को डाकू ने गार के अंदर जाकर छुपाया होगा। जाहिर है खंडर के मुंह पर कोई नहीं होगा। पहरे पर वहां जो हबशी था वो हलाक हो चुका था। अंबर ने दिल में दुआ मांगी और बड़ी खामोशी से रेंगता हुआ खंडर के मुंह के अंदर दाखिल हो गया। खंडर की छत ऊंची थी और अंदर ठंडा ठंडा अंधेरा फैला हुआ था। अंबर को मुर्दा मछलियों की बू महसूस हुई। वो दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया और फूंक फूंक कर कदम उठाता हुआ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे जाकर वो एक अंधेरी राहदारी में दाखिल हो गया जिसकी छत नीची थी और छत की बोसीदा कड़ियों के साथ जाले लटक रहे थे। बेख्याली में अंबर का पांव एक पत्थर से टकरा गया। पत्थर लुढ़क कर सामने वाली दीवार से जा टकराया। वो वहीं सांस रोककर खड़ा हो गया। पत्थर के लुढ़कने की आवाज़ बाकी 4 हबशियों ने सुन ली थी। ये हबशी मारिया की कोठरी के बाहर जमीन पर बैठे अपनी तलवारें साफ कर रहे थे।
आवाज़ सुनकर वो चौकन्ने हो गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और होंठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया। फिर चारों वहां से उठे और दबे पांव जिधर से आवाज़ आई थी उधर को चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने राहदारी के अंधेरे में देखा कि एक नौजवान फूंक फूंक कर कदम उठाता दीवार के साथ लगा आगे बढ़ रहा है। वो हबशी नहीं था। चारों हबशी चौकस हो गए। वो इधर उधर फैल गए। अगर वो अंबर पर हमला कर देते जैसा कि उन्होंने सोचा था तो अंबर उन सबको जान से मार डालता। लेकिन अंबर की बदकिस्मती और उन हबशियों की खुशकिस्मती ये हुई कि अंबर को दीवार के साथ एक जगह सुराख दिखाई दिया। वो ये समझा कि मारिया को जरूर इसी जगह कैद रखा गया है, या वो देखने के लिए कि अंदर मारिया मौजूद है या नहीं उस खो के अंदर चला गया। हबशियों ने जब ये देखा कि दुश्मन खो के अंदर चला गया है तो वो लपक कर खो के ऊपर चढ़ गए और वहां से उन्होंने खटका खींचकर धड़ाम से लोहे की मोटी मोटी सलाखों वाला जंगला खो के मुंह के आगे गिरा दिया। अंबर ने चौंक कर अपने पीछे देखा। वो खो में कैद होकर रह गया था। उसने सलाखों को दोनों हाथ से पकड़कर अपनी तरफ जोर से झिंझोड़ा, मगर वो इस कदर मजबूत थी कि अपनी जगह से टस से मस्तक न हुई। इससे ज्यादा अंबर और कुछ नहीं कर सकता था। वो बेबसा होकर खामोशी से एक पत्थर पर बैठ गया। इतने में चारों हबशी उसके सामने सलाखों के पास आकर खड़े हो गए। एक भारी भरकम हबशी ने पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या लेने आए थे? अंबर ने कहा, मैं जड़ी बूटियों और हीरों की तलाश में इधर आ निकला था। तुम लोगों ने मुझे कैद क्यों कर दिया? मेरा क्या कसूर है? मुझे आज़ाद करो, नहीं तो मैं बादशाह के दरबार में तुम्हारी शिकायत करूंगा। हबशी अपने सफ़ेद सफ़ेद दांत निकालकर हंसा, तुम झूठ बोलते हो। तुम किसी और शय की तलाश में यहाँ आए थे। खैर, अब तुम सारी जिंदगी यहाँ से बाहर ना निकल सकोगे। अब इसी गार के अंदर तुम्हारी कब्र बनेगी। एकाएकी भारी भरकम हबशी ने, जो उनका सरदार मालूम होता था, ताज्जुब के साथ कहा, लेकिन ये शख्स अंदर किस तरह आ गया? बाहर से पहरेदार कहाँ चले गए? फौरन जाकर मालूम करो बाहर के लोग कहाँ मर गए हैं। दो हबशी बाहर की तरफ लपके। अंबर समझ गया कि उन्हें बाहर दोनों हबशियों की लाशों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, और यही हुआ। थोड़ी ही देर बाद दोनों हबशी बदहवास होकर भागते हुए अंदर आए और बोले, सरदार, दोनों पहरेदार मरे पड़े हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें किसी सांप ने डस दिया है। दोनों को एक ही सांप ने डस दिया? ये कैसे हो सकता है? चलो मुझे चलकर दिखाओ। भारी भरकम सरदार हबशियों के साथ बाहर आ गया। उसने देखा कि दोनों हबशी मरे पड़े हैं और उनकी लाशें जहर की वजह से फट गई थी। उसने कहा, मालूम होता है किसी जहरीले सांप ने इन्हें काट खाया है। तुम लोग अंदर कैदी की निगरानी करो। अगर वो भागने की कोशिश करे तो उसे फौरन कत्ल कर दो। मैं कप्तान को सूरत हाल के बारे में इतला करने जा रहा हूँ। तीन हबशी वापस गार में चले गए और सरदार हबशी घोड़े पर सवार होकर दूसरी तरफ निकल गया। ये सारा तमाशा नाग दरख्तों के पीछे छुपा देख रहा था। उसे ये तो अच्छी तरह इल्म हो गया था कि हबशी अपने साथियों की लाशों को देखकर परेशान हो गई हैं और भारी भरकम हबशी किसी को खबर करने गया है। मगर उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि अंबर कहाँ जाकर गुम हो गया है। वो कितनी ही देर दरख्तों के पीछे छुपा बैठा इंतजार करता रहा कि अंबर बाहर आए और उसे बताए कि मारिया वहाँ कैद है या नहीं। मगर शाम हो गई और अंबर गार से बाहर न निकला। अब वो परेशान हो गया, कहीं अंबर को इन हबशियों ने पकड़ तो नहीं लिया। लेकिन अंबर तो उनका मुकाबला करके आज़ाद हो सकता था, तो फिर कहीं उसे किसी गहरे खड्ड में तो नहीं गिरा दिया गया। नाग इसी सोच में गुम परेशान हो रहा था कि उसे घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ सुनाई दी। वो दुबक कर दरख्तों के तने के पीछे हो गया। जरा फासले पर उसने रोमन कप्तान और भारी भरकम हबशी को देखा। दोनों घोड़ों पर सवार खंडर की तरफ जा रहे थे। खंडर के मुंह पर जाकर उन्होंने घोड़े एक तरफ बांधे और अंदर दाखिल हो गए। नाग सिवाय खामोशी से इंतजार करने के और कुछ न कर सकता था। वो दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गया और सोचने लगा कि अंबर की खैरियत का पता किस तरह किया जाए। उसके पास सिवाय इसके और कोई चारा न था कि वो खुद अंदर जाए, मगर अंदर वो सांप बनकर ही जा सकता था, क्योंकि अंदर आदमी ज्यादा थे और हर एक के पास तलवार थी। अगर वो किसी दरिंदे की शक्ल में अंदर जाए तो फिर भी खतरा था कि उसे अंदर घेरकर शदीद जख्मी कर दिया जाएगा। हाथी बनकर वो इसलिए अंदर नहीं जा सकता था कि खंडर का मुंह बहुत छोटा था और वो अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तो ये थी कि उसे मालूम ही नहीं था कि अंबर किस हाल में है। आया वह दुश्मनों की कैद में है या दुश्मनों से बचकर कहीं छुप गया है और मुनासिब मौके का इंतजार कर रहा है। नाग शशोपंज में पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो गार के अंदर जाए या वहीं बैठकर अंबर की राह देखे। बहरहाल वो मजबूर हो गया था कि कुछ देर उसी जगह अंबर का इंतजार करे। दूसरी तरफ रोमन कप्तान हबशी सरदार के साथ गार के अंदर गया और उसने अंबर को देखा तो उसे फौरन पहचान गया। उसने कहकहा लगाकर कहा, मुझे हरगिज यकीन नहीं आ सकता था कि तुम मारिया की तलाश में इस उजाड़ और दहशतनाक जंगल में भी आ जाओगे। बहरहाल अब तुम आ गए हो तो यकीन रखो यहाँ से सारी जिंदगी वापस ना जा सकोगे। मारिया के बाद हम मारिया के बाप को भी उठा लाए थे। अंबर ने कहा, रोमन कप्तान, तुमने मारिया को अगवा करके बड़ी गलती की है। मुझे ये बताओ कि मारिया का बाप कहाँ है? रोमन कप्तान ने कहा, उसको हमने कल ही मार डाला है और उसकी लाश इसी जंगल में दबा दी गई है। यही हशर हम तुम्हारा करेंगे।
तुम्हें भी हम कत्ल करके तुम्हारी लाश जमीन के अंदर दफन कर देंगे। किसी को कानो कान खबर ना होगी कि अब तुम इस दुनिया में नहीं। अंबर ने कहा, मेरी बात तो तुम छोड़ो, तुम मुझे क्या मार सकोगे? मगर मारिया के बेगुनाह बाप को मारकर तुमने अच्छा काम नहीं किया। वक्त आएगा कि तुम्हें इस कत्ल का हिसाब देना पड़ेगा। रोमन कप्तान मकरूह कहकहा लगाकर हंस पड़ा। तुम एक मामूली आदमी हो और बातें बड़ी बढ़ चढ़ कर रहे हो। शायद तुम्हें एहसास नहीं कि तुम एक ताकतवर कप्तान के आगे बात कर रहे हो। मैंने जंगलों में सैकड़ों आदमियों को जान से मारा है। मेरे लिए तुम्हें मार देना कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर जबकि तुम मेरे दुश्मन हो, तुम्हारी वजह से मेरी सिपाहियों के सामने उस रोज सख्त बेइज्जती हुई थी। मैं तुमसे भी अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेना चाहता था। अच्छा हुआ कि तुम अपने आप ही आ गए, वरना मुझे तुम्हें भी अगवा करवाना पड़ता। मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें अपनी मौत के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अंबर कहने लगा, ए रोमन कप्तान, तुम एक निहायत ही अहमक फौजी हो। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि तुम मुझसे नहीं बल्कि अपनी आने वाली मौत से बातें कर रही हो। अगर तुम इस दुनिया में अभी कुछ देर रहना चाहते हो तो फौरन मुझे और मारिया को रिहा कर दो, नहीं तो तुम बड़ी बेदर्दी से हलाक कर दिए जाओगे। तुम्हारा जिस्म नीला पड़ जाएगा, तुम्हारे कानों और मुंह से खून जारी हो जाएगा और तुम्हारा सारा बदन फट जाएगा। इस बदबख्त को कोड़े मार मार कर लहू लुहान कर दो। रोमन कप्तान ने चीख कर कहा। हबशी कोड़े लेकर आगे बढ़े और उन्होंने अंबर के जिस्म पर बरसाने शुरू कर दिए, मगर वहां तो गोया किसी शय का असर ही नहीं हो रहा था। हबशी थक गए। रोमन कप्तान हुक्म देकर चला गया था। सरदार हबशी ने जब देखा कि अंबर के बदन पर इतने कोड़े लगने के बावजूद खून का एक कतरा भी नहीं निकला तो वो कुछ हैरान सा हो गया। वो कभी कोड़े की तरफ और कभी अंबर के जिस्म की तरफ देखता था। वहां जख्मों के निशान जरूर पड़ गए थे, मगर खून नहीं बह रहा था। सरदार ने कहा, छोड़ दो इसे, कमबख्त के जिस्म का खून भी खौफ के मारे जम गया है। अंबर को अकेले गार में छोड़कर वो सब लोग वहां से चले गए। अंबर चुपचाप पत्थरों पर बैठ गया और नाग और मारिया के बारे में सोचने लगा। फिर वो मारिया के बाप की मौत पर अफसोस करने लगा, जिसको रोमन कप्तान के सिपाही उसकी अदम मौजूदगी में कत्ल कर आए थे। उसने सोचा कि नाग बाहर बैठा क्या सोच रहा होगा। नाग दरख्तों के पीछे बैठा अंबर के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। जब काफी देर हो गई तो नाग ने सोचा कि वो कब तक वहां बैठा रहेगा। अंदर खंडर में चलकर पता करना चाहिए कि अंबर कहाँ है और उस पर क्या बीत रही है। अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसने देखा खंडर में से कुछ घुड़सवार बाहर निकले और घोड़े दौड़ाते जंगल में गायब हो गए। नाग को यूं लगा जैसे एक घोड़े पर एक लड़की को भी बिठाया हुआ था। अब उसके लिए वहां बैठना मुश्किल हो गया। वो दरख्तों और झाड़ियों में से बाहर निकल आया और खंडर के पास आ गया। उसने अंदर झांक कर देखा, गार सुनसान था। ऐसा लगता था जैसे अंदर कोई नहीं है। नाग दबे पांव गार के अंदर दाखिल हो गया। वीरान और नीम रोशन राहदारी में से गुजरते हुए उसने किसी के कदमों की चाप सुनी। वो एक तरफ हो गया। कदमों की आवाज उससे दूर होती चली गई। यूं महसूस होता था जैसे कोई साथ वाले बरामदे में से गुजरकर निकल गया हो। नाग चुपचाप आगे बढ़ता गया। वो काफी आगे निकल गया, लेकिन उसे ना तो मारिया और ना ही अंबर का कोई सुराग मिला। वो राहदारी का एक मोड़ घूम रहा था कि चंद ताकतवर हाथों ने उसे अचानक दबोचकर एक गड्ढे में जोर से धक्का दे दिया। वो गड्ढे में गिरकर उठा ही था कि ऊपर से लोहे का जंगला गिरा दिया गया। फिर उसे 3 हबशियों के चेहरे नजर आए जो ऊपर से उसे देखकर हंस रहे थे। बेटा, अब सारी उम्र यहीं पढ़कर मर खप जाओगे। हमारा पीछा करने का यही इबरतनाक इंजाम हुआ करता है। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि नाग संभलने भी ना पाया था कि वो गड्ढे के अंदर कैद कर दिया गया। उसने बेबसी के आलम में उन हबशियों को देखा जो उसकी बदकिस्मती पर मुस्कुरा रहे थे। शायद जिंदगी में पहली बार नाग ने ऐसी हालत में हबशियों की तरफ देखकर कहा, तुम्हें एक दिन अपनी इस शरारत पर पछताना पड़ेगा। आखिर तुम मेरे और कमसिन मारिया के क्यों दुश्मन बन गए हो? तुम्हें इससे क्या मिल जाएगा? रोमन कप्तान तुम्हारी तरक्की तो नहीं कर देगा। एक हबशी ने तुनक कर कहा, बकवास बंद कर ए जलील इंसान। नाग को उस हबशी पर बेहद गुस्सा आया, मगर उसने बड़े सब्र से काम लेते हुए हबशी से सिर्फ इतना कहा, इंसान के लिए जरूरी है कि वो बुरे से बुरे हालात में भी इखलाक का दामन हाथ से ना छोड़े। तुमने मुझसे बदजुबानी करके कोई अच्छे इखलाक का सबूत नहीं दिया। इसके जवाब में हबशियों ने सलाखों में से ऊपर से नाग पर पत्थर बरसाए। नाग सिमट कर कोने में हो गया। फिर भी एक पत्थर उसके कंधे पर आकर लगा। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो इस हबशी को जिंदा नहीं छोड़ेगा जिसने उसे गाली दी थी और पहला पत्थर मारा था। हबशी नाग पर हंसते और उसकी हालत पर कहकहे लगाते वहां से चले गए। थोड़ी देर तक उनके कहकहों की आवाजें आती रहीं। उसके बाद वहां गहरी खामोशी तारी हो गई। नाग सोचने लगा, ये कैसा खंडर है कि यहाँ कोई आहट तक भी सुनाई नहीं देती। खैर, उसने सोचा बाहर निकलकर पहले इन हबशियों से तो 2-2 हाथ करने चाहिए, उसके बाद अंबर और मारिया को भी तलाश कर लिया जाएगा। नाग ने स्याह काले सांप की शक्ल इख्तियार की और दीवार पर रेंगता हुआ सलाखों में से होकर गड्ढे से बाहर आ गया। वो दीवार के साथ साथ रेंगता उस तरफ चल पड़ा जिधर उसके ख्याल में हबशी गए थे। नीम तारीख राहदारी का मोड़ घूमने के बाद उसने देखा कि एक कोठरी की सलाखों वाली खिड़की के बाहर 2 हबशी बैठे आपस में बातें कर रही हैं। सांप आगे बढ़ा तो उसे अंबर दिखाई दिया।
वो कोठरी के अंदर कैद में पड़ा था। सांप वहीं ठिठक कर रह गया। अंबर ने कोठरी में से आवाज़ दी, आखिर तुम लोगों ने मुझे क्यों कैद कर रखा है? मेरा क्या कसूर है? तुम लोग मुझे आज़ाद क्यों नहीं करते? तुमने मारिया को अगवा कर लिया, उसके बाप को हलाक कर दिया, अब मुझे किस लिए पकड़ रखा है? उस हबशी ने जिसने नाग को गाली दी थी, अंबर को भी गाली देकर कहा, हम तुम्हें जिंदा भूनकर खा जाएंगे। हम आदमखोर हबशी हैं। हम आज ही रात तुम्हें हलाक करके तेल में तलकर हड़प कर जाएंगे। अंबर ने कहा, तुम ऐसा ना कर सकोगे। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो मुझे आज़ाद कर दो, वरना तुम्हारी लाशें इस गार में जंगली दरिंदों की गिज़ा बनेंगी। बदतमीज हबशी ने कहा, बकवास बंद करो ए कमीने इंसान। अंबर ने एक बार फिर उसे खबरदार किया, अगर तुम लोगों ने मुझे आज़ाद ना किया तो याद रखो तुम्हारा भी वही हशर होगा जो गार के बाहर पहरा देने वाले हबशियों का हुआ था। बदतमीज हबशी ने एक पत्थर उठाकर अंबर की तरफ खींच मारा। पत्थर अंबर की पेशानी पर जाकर लगा। अंबर को तो कुछ ना हुआ, मगर नाग अपने दोस्त की ये बेइज्जती बर्दाश्त न कर सका। उसने वहीं गुस्से में आकर अपना फन फैलाया और बदतमीज हबशी के अकब में आगे बढ़ने लगा। अंबर ने नाग को देख लिया था। उसने मुस्कुराकर कहा, ए बदतमीज हबशी, तुम्हारा आखिरी वक्त करीब आ गया है। अगर जान बचानी चाहते हो तो दरवाज़ा खोलकर मुझे आज़ाद कर दो और अपनी बदतमीजी की माफ़ी मांगो। उस हबशी ने एक बार फिर अंबर को बुरा भला कहा और कहकहा लगाकर अपने साथी से बोला, मेरा ख्याल है हमें इस जुबान दराज का काम तमाम कर देना चाहिए। हमें कप्तान के हुक्म का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसे हलाक कर दो ताकि हम भी इस वाहियात किस्म के पहरेदारी से बच सकें। कप्तान आएगा तो कह देंगे कि इसने सलाखों से सर टकराकर खुदकुशी कर ली थी। बदतमीज हबशी उठा और तलवार खींचकर अंबर की तरफ देखकर बोला, तुम्हारी जिंदगी का आखिरी वक्त आ गया है। जो दुआ करनी है कर लो। अंबर गार के अंदर नहीं गया था क्योंकि उसने नाग को सांप के रूप में उस हबशी के पीछे खड़े होते देख लिया था। बदतमीज हबशी ने तलवार एक हाथ में पकड़ी और दूसरे हाथ से सलाखदार दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने ही वाला था कि अचानक पीछे से सांप ने लपक कर उसे डस दिया। हबशी चीख मारकर जमीन पर गिरा। दूसरे हबशी ने अपने सामने फन फैलाकर झूमते हुए जहरीले गजबनाक सांप को देखा तो दुम दबाकर वापस ऐसा भागा कि फिर पलट कर भी ना देखा। सांप ने दूसरे ही लम्हे इंसानी शक्ल में आकर अंबर से पूछा, तुम कैद में कैसे आ गए? मारिया कहाँ है? अंबर ने उसे बताया कि वो लोग रोमन कप्तान के हुक्म से मारिया को यहाँ से लेकर खुदा जाने कहाँ चले गए हैं। अंबर ने फौरन कोठरी का दरवाज़ा खोलकर अंबर को बाहर निकाला। बदतमीज हबशी ज़मीन पर मरा हुआ पड़ा था। अंबर और नाग बाहर निकलने लगे तो उन्हें खंडर में एक खौफनाक चीख की आवाज़ सुनाई दी। नाग ने परेशान सा होकर अंबर की तरफ देखा। अंबर ने उसे मुतमईन रहने का इशारा किया और कान लगाकर सुनने लगा कि चीख की आवाज़ किधर से आई थी। दूसरी मर्तबा ये खौफनाक आवाज़ उनके बिल्कुल करीब सुनाई दी। नाग अंबर के साथ लगकर खड़ा हो गया। अचानक उनके सामने एक बदरू स्याह चुड़ैल की शक्ल में आकर खड़ी हो गई। बदरू ने एक हैबतनाक कहकहा लगाकर अंबर और नाग से कहा, मुझे दोनों का खून चाहिए। तुम दोनों का खून पीकर रहूंगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नाग तो बेचारा डर गया। उसने जिंदगी में आज तक चुड़ैल नहीं देखी थी। अंबर पर चुड़ैल का कोई असर न हुआ। वो अपनी जगह पर खड़ा गहरी नजरों से चुड़ैल को देखता रहा। बदरू चुड़ैल के दांत नोकीले थे, सर के बाल लंबे लंबे थे और सुरख जुबान दांतों में से निकलकर बाहर लटक रही थी। उसके नाखून तेज और लंबे थे। वो अपने नाखून फैलाकर अंबर की तरफ बढ़ने लगी। अंबर अपनी जगह से बिल्कुल ना हिला। जब बदरू अंबर के बिल्कुल करीब आ गई तो अंबर ने एक हाथ बढ़ाकर चुड़ैल की गर्दन दबोच ली। बदरू ने दूसरा हाथ अंबर के सर पर मारा। अगरचे हाथ किसी आम इंसान पर पड़ जाता तो वो दो टुकड़े होकर गिर पड़ता, लेकिन अंबर पर उस ज़रब का कोई असर ना हुआ। उसके जवाब में अंबर ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी और बदरू की गर्दन को दबाना शुरू कर दिया। बदरू ने हर किस्म का तरीका आजमाया मगर वो अंबर के पंजे से अपनी गर्दन ना छुड़ा सकी। बदरू हैरान थी कि ये कैसा इंसान है कि उसको काबू में करता चला जा रहा है। आखिर अंबर ने बदरू को एक ज़बरदस्त झटका देकर ज़मीन पर गिरा दिया और उसकी गर्दन पर पाँव रखकर बोला, सच बता तुझे किसने भेजा है, नहीं तो अभी तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। बदरू ने हाथ जोड़कर कहा, ए अजीम ताकतों वाले इंसान, मेरी जान बख्शी कर दो। मैं तुम्हें सच सच सब कुछ बताई देती हूँ। अंबर ने अपना पाँव बदरू की गर्दन से उठा लिया और कहा, बता वो कौन शख्स है जिसने तुझे मुझको हलाक करने के लिए यहाँ भेजा। बदरू ने कहा, ए ताकतवर देवताओं के बेटे, मुझे रूमी कप्तान के खास दरबारी जादूगर सामरी ने यहाँ भेजा है कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूँ और तुम्हारा खून पी जाऊँ। लेकिन यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ है कि मैं एक ऐसे आदमी को हलाक करने आई हूँ जो ताकत और जादू में मुझसे भी बढ़कर है। ए अजीम देवता के अजीम बेटे, मुझे माफ़ कर दे। मुझसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई है। मैं वादा करती हूँ कि अब कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। अंबर ने कहा, सुन ए बदरू, अगर तू चाहती है कि मैं तेरी जान बख्शी कर दूं तो यहाँ से सीधी कप्तान के शाही जादूगर सामरी के पास जा और उसे बता कि जिस शख्स को मार डालने के वो ख्वाब देख रहा है वो एक ताकतवर खुफिया कुव्वत रखने वाला इंसान है और उसे वो कभी शिकस्त न दे सकेंगे। बदरू ने हाथ बांधकर कहा, मैं अभी जाकर उन्हें ये पैगाम पहुँचाती हूँ।
चुड़ैल जाने लगी तो अंबर ने कहा, और सुन, सामरी से जाकर ये भी कहना कि उसने और रोमन कप्तान ने बेगुनाह मारिया को आज़ाद ना किया तो वो मेरे इंतकाम की आग से बच ना सकेंगे। जो हुक्म ए अजीम देवता। ये कहकर बदरू ने एक भयानक चीख मारी और वहां से गायब हो गई। जब वो चली गई तो नाग ने कहा कि हमसे गलती हो गई। इस बदरू से कम से कम यही पूछ लेते कि मारिया को उन लोगों ने किस जगह छुपा रखा है। अंबर ने कहा, पूछ लेते तो अच्छा था, मगर खैर कोई बात नहीं, मारिया का सुराग हम खुद लगा लेंगे। अब यहाँ से निकल चलना चाहिए। दोनों दोस्त खंडर में से निकलकर वापस मारिया के वीरान घर में आ गए। शाम गहरी हो चुकी थी। रात को उन्होंने थोड़ा बहुत खाना खाया और बिस्तरों पर लेटकर गौर करने लगे कि आइंदा उन्होंने कौन सा कदम उठाना है। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें इस ठिकाने को बदल लेना चाहिए, इसलिए कि रूमी कप्तान के सिपाही हमारी तलाश में यहाँ जरूर आएंगे। खुदावंद की कसम, अगर वो यहाँ आए तो मैं उन्हें जिंदा वापस ना जाने दूंगा। या वो मारिया मेरे हवाले करेंगे और या मैं उन्हें जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दूंगा। अंबर, तुम जज्बाती हो रही हो। मेरा अब भी यही ख्याल है कि हमें यहाँ से अपनी हवेली में चले जाना चाहिए। आखिर तुम्हें यहाँ खतरा क्यों महसूस हो रहा है? जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ दोस्त, तुम्हें किसी किस्म का डर महसूस नहीं करना चाहिए। मैं डर नहीं रहा, बल्कि मेरा ख्याल है कि हवेली में जाकर हम ज़्यादा आसानी और सुकून से मारिया के बारे में गौर कर सकेंगे, क्योंकि अगर हमने इन्हीं 2-3 दिनों के अंदर अंदर मारिया को वापस हासिल ना किया तो कप्तान के सिपाही उसे इस मुल्क से बहुत दूर ले जाएंगे। अंबर बोला, मैं तुम्हारे इस ख्याल को तस्लीम करता हूँ कि हमें मारिया की तलाश की मुहिम तेज़ कर देनी चाहिए, लेकिन इस ख्याल से मुझे इत्तेफाक नहीं है कि हमें ये जगह छोड़कर हवेली में चले जाना चाहिए। मैं इसी मकान में रहूँगा, दिन हवेली में बीमारों का इलाज करते गुजारूंगा और रात यहाँ इसी मकान में बसर करूँगा। नाग ने कहा, अगर तुम्हारे यही इसरार है तो मैं तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता हूँ। ठीक है, हम इसी मकान में रहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि मारिया की तलाश का सिलसिला कहाँ से शुरू किया जाए। सबसे पहले किसी ऐसे शख्स या शाही महल की कनीज की खिदमत हासिल की जाए जो महल के अंदर के राज जानती हो और जो हमें मारिया के बारे में ये बता सके कि वो कहाँ है। उसके बाद हम मारिया को हासिल करने के मंसूबे पर काम शुरू कर सकते हैं। नाग कहने लगा, ये तो बड़ा लंबा काम है। मेरा ख्याल है अगर हमने तलाश का काम इस अंदाज में शुरू किया तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे और मारिया को दुश्मन किसी दूसरे मुल्क में पहुंचा चुका होगा। काफी सोच विचार के बाद फैसला यह हुआ कि अंबर अपनी हवेली में रहकर शाही महल के बीमारों पर कड़ी नजर रखेगा और नाग कोई भेस बदलकर किसी तरह रोमन कप्तान तक पहुंचे, उसका एतमाद हासिल करे कि मारिया कहाँ छुपाई गई है। सवाल ये था कि नाग किस भेस में रूमी कप्तान के महल में जाए। वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। आखिर नाग ने कहा, दोस्त, मैं सुबह रोमन कप्तान के महल की तरफ रवाना हो जाऊंगा और जब वापस आ जाऊंगा तो मारिया की पूरी खबर लेकर आऊंगा। मगर तुम कब आओगे? बहुत जल्द, तुम फिक्र न करना। नाग शाही महल के सामने एक जगह पत्थरों के सामने छुपकर बैठ गया। वो जायजा लेता रहा कि रोमन कप्तान के घर से कौन शख्स बाहर निकलता है। उसने एक बूढ़े गुलाम को देखा जो खिड़की में रोमन कप्तान के साथ खुल मिलकर बातें कर रहा था। वो समझ गया कि ये बूढ़ा गुलाम कप्तान का खास आदमी है। नाग ने फैसला कर लिया कि वो उस बूढ़े गुलाम के रूप में कप्तान के पास जाएगा। इसके लिए जरूरी था कि बूढ़े गुलाम को किसी जगह पकड़कर कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाए। नाग मौका की ताक में रहा। शाम के वक्त बूढ़ा गुलाम बाहर निकलकर खच्चर पर सवार हुआ और एक तरफ चल पड़ा। नाग ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उसने रास्ते में पहाड़ी पर से उतरकर बूढ़े गुलाम को जा लिया। वो उसके रास्ते में खड़ा हो गया। बूढ़े ने करीब पहुंचकर पूछा कि वो कौन है और यूं रास्ते में क्यों खड़ा है। नाग ने गमज़दा सूरत बनाकर कहा कि उसकी बूढ़ी माँ मर गई है और कोई आदमी ऐसा नहीं मिल रहा जो उसके साथ मिलकर माँ की कब्र खोद सके। बूढ़े गुलाम ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नाग बूढ़े गुलाम को मारिया वाले पुराने मकान में ले आया। उसने बूढ़े को बाहर खड़ा किया और ये कहकर कि मैं अभी आ रहा हूँ अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने सांप का रूप बदला और पिछली दीवार पर से होकर बूढ़े के अकब में आ गया। बूढ़ा खच्चर पर बड़े आराम से बैठा था। सांप ने बूढ़े के पीछे आकर अपना फन फैला लिया। बूढ़े को इसकी कुछ खबर न थी। सांप ने पलक झपकने में लपक कर बूढ़े की पिंडली पर डसा और झाड़ियों में से होकर पिछली दीवार पर से रेंगकर मकान के अकबी सहन में आया और फिर इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। इस अरसे में बूढ़ा सांप के जहर से बेहोश हो चुका था। नाग ने सिर्फ इतना ही जहर बूढ़े के जिस्म में दाखिल किया था जिससे वो कुछ अरसे के लिए बेहोश हो जाए। नाग ने बूढ़े को खच्चर पर से उठाया और मकान के अंदर एक कोठरी में ले जाकर बंद कर दिया। उसने बूढ़े के पास खुश्क अंजीरों का ढेर और पानी भी रख दिया ताकि अगर दूसरे रोज उसे होश आए तो वो खा पी सके। नाग को मालूम था कि 8 पहर के बाद जहर का असर खत्म हो जाएगा और बूढ़ा होश में आ जाएगा। अब उसने अपना वो काम शुरू कर दिया जिसके लिए उसने बूढ़े को अगवा किया था। वो बूढ़े के बिल्कुल सामने बैठ गया। उसने बूढ़े का हाथ अपने हाथ में लिया और आंखें बंद करके मुंह ही मुंह में कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर तक मंत्र पढ़ने के बाद नाग ने जोर से फूंक मारी। वहाँ एक धुआं सा उठा। जब धुएं का गुबार दूर हुआ तो वहाँ 2 हमशक्ल बूढ़े मौजूद थे।
एक बूढ़ा बिस्तर पर बेहोश पड़ा था और दूसरा बूढ़ा उसके पास उसका हाथ थामे बैठा था। असल बूढ़ा बिस्तर पर बेहोश पड़ा था और नकली बूढ़ा उसके पास बैठा था। ये नाग था। अब उसके पास वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं था। वो उठकर कोठरी से बाहर आ गया। कोठरी पर उसने ताला डाला, खच्चर पर सवार हुआ और रूमी कप्तान के महल की तरफ रवाना हो गया। उस वक्त किसी को एक जर्रा बराबर भी शक नहीं हो सकता था कि वो बूढ़ा गुलाम नहीं बल्कि अंबर का दोस्त नाग है। रूमी कप्तान के महल के बाहर जाकर उसने खच्चर बाहर बांधा और महल की ड्योढ़ी में दाखिल हो गया। ड्योढ़ी पर खड़े पहरेदार ने मुस्कुराकर कहा, एलाम, क्या बीवी से आज फिर लड़ाई हो गई है जो घर जाकर वापिस आ गए हो? नाग समझ गया कि बूढ़े गुलाम की बीवी से अक्सर लड़ाई होती रहती होगी और वो अक्सर लड़ाई के बाद रात गुजारने के लिए वापस महल में आ जाता होगा। उसने हंसकर कहा, तुम्हारा ख्याल ठीक है। क्या करूं, एक लड़ाका औरत पल्ले पड़ गई है। इस बुढ़ापे में उसे छोड़ भी नहीं सकता। नाग आगे चल दिया। अब उसे ये मालूम नहीं था कि वो रात कहाँ बसर करे, यानी ये कि बूढ़ा गुलाम इलाम रात कहाँ बसर किया करता है। वो सहन में से गुजर रहा था कि एक कनीज ने आकर कहा, एलाम, क्या खाना तुम्हारे कमरे में ले आऊं? क्योंकि मालूम होता है आज फिर तुम महल वाले कमरे में ही सोओगे। नाग ने कहा, ये लो मेरी पगड़ी, तुम इसे मेरे कमरे में छोड़ाओ, मैं अभी आता हूँ। कनीज पगड़ी लेकर एलाम के कमरे की तरफ चल दी। नाग उसके पीछे पीछे गया। एक कमरे का दरवाजा खोलकर कनीज अंदर दाखिल हो गई। नाग समझ गया कि यही उसका कमरा है। कुछ देर बाद वो कमरे में आकर लेट गया और सोचने लगा कि रूमी कप्तान से किस तरह बात की जाए। कमरे का रेशमी पर्दा एक तरफ हटा और एक गुलाम ने झुककर कहा, मोअज़्ज़िज़ एलाम, आपको मालिक याद कर रहा है। उसे कैसे पता चल गया कि मैं वापस आ गया हूँ? कनीज ने उन्हें बताया था। नाग बूढ़े गुलाम एलाम के रूप में गुलाम के साथ साथ कप्तान के कमरे की तरफ चल दिया। एलाम अगरचे गुलाम था मगर रूमी कप्तान की खिदमत करते करते वो बूढ़ा हो गया था और कप्तान ने उसकी दानाई की वजह से उसे अपने खास मुशीर का दर्जा दे दिया था। अब उससे गुलामों वाला काम नहीं लिया जाता था। नाग ने कप्तान के आलीशान कमरे में जाकर देखा कि वो एक जरनिगार सुनहरी कुर्सी पर बैठा अंगूरों का रस पी रहा था। उसने मुस्कुराकर नाग की तरफ देखा और कहा, आज फिर तुम बीवी से लड़ पड़े। नाग ने सर को झटक कर कहा, सरकार, वो मुझसे लड़ती रहती है, मैं तो उससे तंग आ गया हूँ। कप्तान ने अंगूर का रस बूढ़े गुलाम को पेश करते हुए कहा, मेरी बात गौर से सुनो। अच्छा हुआ कि तुम खुद आ गए, वरना मुझे तुम्हें घर से बुलवाना पड़ता। मैंने सोचा है कि मारिया का इस महल में रहना मुनासिब नहीं है। मैं आज रातों रात उसे यहाँ से निकालकर सुदूम शहर में अपने दोस्त कोतवाली शहर के पास भिजवा देना चाहता हूँ, ताकि वहाँ से ही उसे बर्दा फरोशों के हवाले कर दिया जाए। क्या ख्याल है तुम्हारा? नाग ने कहा, बड़ा मुनासिब ख्याल है आपका। रूमी कप्तान बोला, इस सिलसिले में तुम्हें मारिया के साथ जाकर खुद उसे कोतवाल के हवाले करना होगा। मैं तैयार हूँ। तुम अपने साथ सिपाहियों को भी हिफाजत के लिए ले जाओगे। मैंने 4 जांबाज सिपाही तैयार कर लिए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी रात के अंधेरे में मारिया को लेकर यहाँ से निकल जाओ। जो हुक्म हुजूर। रूमी कप्तान नाग को लेकर शाही महल के पिछवाड़े एक पुरानी हवेली में आ गया। यहाँ बाहर 4 सिपाही पहरा दे रहे थे। हवेली के अंदर जाकर कप्तान ने मारिया को बाहर निकाला और उसे घोड़े पर जबरदस्ती सवार कराकर बोला, याद रखो, अगर इस औरत ने रास्ते में जरा आवाज बुलंद करने की कोशिश की तो इसे फौरन कत्ल कर देना। ये तुम लोगों को मेरा हुक्म है। बहुत बेहतर हुजूर। मारिया नाग को ना पहचान सकी क्योंकि वो बूढ़े एलाम की शक्ल में था। नाग ने देखा कि मारिया का रंग जर्द हो चुका था और वह पहले से बहुत कमजोर हो गई थी। रात के अंधेरे में चारों सिपाही और नाग मारिया को लेकर शहर से बाहर निकल गए। अब उन्होंने रातों रात सदूम शहर की तरफ सफर शुरू कर दिया। 2 सिपाही मारिया के आगे थे और 2 उसके पीछे थे। नाग मारिया के साथ साथ चल रहा था। रास्ते में उसने मारिया पर यह जाहिर करना मुनासिब न समझा कि वो बूढ़ा गुलाम नहीं है बल्कि उसका भाई नाग है। रात भर वो सफर करते रहे। दिन को रोशनी नमूदार हुई तो सामने जरा फासले पर दरिया उर्दन नजर आ रहा था। ये छोटा सा काफिला अब दरिया के किनारे किनारे सफर करने लगा। दोपहर के वक्त धूप बहुत तेज हो गई और सहरा की तपती हुई रेत पर सफर करना मुश्किल हो गया। उन्होंने दरिया किनारे एक सायादार जगह पड़ाव डाल दिया। सिपाही घोड़े से उतरकर आराम करने लगे। घोड़ों को पानी वगैरह पिलाया गया। मारिया से नाग ने कहा, बेटी तुम भी जरा दरिया पर जाकर मुंह हाथ धो लो। मारिया ने नफरत से कहा, खबरदार जो मुझे बेटी कहकर पुकारा, मुझे तुम लोगों से नफरत है। नाग ने इधर उधर देखा। सिपाही कुछ फासले पर गप्पे लगा रहे थे। नाग ने मौका गनीमत जानकर कहा, मारिया बहन, तुम मुझे इस शक्ल में पहचान नहीं सकती, लेकिन यकीन करो मैं तुम्हारा भाई नाग हूँ और बूढ़े गुलाम की शक्ल इख्तियार करके तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आया हूँ। अंबर घर पर हमारा इंतजार कर रहा है। ये बात सुनकर तो मारिया यूं चौंकी जैसे किसी ने उसको एकदम झिंझोड़ कर रख दिया हो। पहले तो उसे यकीन ना आया, लेकिन जब नाग ने अंबर का नाम लिया और मारिया के बाप के बारे में बताया और घर का सारा हुलिया और पुरानी बातों को ठीक ठीक बताया तो मारिया दंग रह गई। उसने सरगोशी में कहा, नाग भाई, तुमने बूढ़े एलाम की शक्ल कैसे इख्तियार कर ली? नाग ने कहा,
मारिया बहन, ये एक राज है जो मैं तुमको बाद में बताऊंगा। इस वक्त तुम मेरी बात गौर से सुनो। मैंने तुम्हें आज ही यहाँ से वापस घर ले जाने का फैसला कर लिया है, मगर मैं ये काम उस वक्त करूंगा जब ये सिपाही दोपहर की धूप में आराम करते हुए सो जाएंगे। तुम तैयार रहना। मैं तो हर वक्त तैयार हूँ। काश ये लोग मेरे बाबा को कत्ल न करते। नाग भाई, क्या तुमने मेरे बाबा की लाश को दफन कर दिया था? नाग ने मारिया का दिल रखने के लिए कहा। हाँ बहन, हमने तुम्हारे बाबा को बड़े एहतराम के साथ कब्रिस्तान में दफन कर दिया था, मगर तुम फिक्र ना करो, रूमी कप्तान तुम्हारे बाबा का कातिल है। उससे हम बाबा की मौत का बदला जरूर लेंगे। वो बातें कर रहे थे कि एक सिपाही करीब आ गया। क्या बातें हो रही हैं इलाम? नाग ने मुस्कुराकर कहा। सरकार, बड़ी मुश्किल से इस कमीनी औरत को मुंह हाथ धोने पर राजी किया है। हाँ, इसे कहो कि हमारा हुक्म ना मानना तो हम इसे जिंदा ना छोड़ेंगे। जाओ, दरिया पर ले जाकर इसका मुंह धुलाओ। हम खाना खाकर कुछ देर आराम करेंगे और शाम को सफर पर रवाना होंगे। सिपाहियों ने दरिया किनारे बैठकर खाना खाया और फिर साए में लेटकर आराम करने लगे। नाग ने मारिया का मुंह हाथ धुलाया और उसे सरगोशी में कहा, ठीक जिस वक्त ये लोग सो जाएंगे हम यहाँ से फरार हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद सिपाही ठंडे साए में गहरी नींद में खो चुके थे। यही वो मौका था जिसका नाग इंतजार कर रहा था। उसने मारिया से कहा, तुम इस घोड़े की ओट में होकर छुप जाओ। मैं अभी इन सिपाहियों को बेहोश करके आता हूँ, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। बेहोश मैं इन्हें इसलिए करना चाहता हूँ कि ये हमारा पीछा न कर सकें। मारिया ने पूछा, क्या तुम दवाई से बेहोश करोगे? हाँ, मेरे पास बेहोश करने वाली तेज दवाई मौजूद है। तुम छुप कर बैठ जाओ। मारिया घोड़े के पीछे छुपकर लेट गई। नाग झाड़ियों और दरख्तों के अकब में क्या, यहाँ उसने बूढ़े इलाम से अपनी शक्ल सांप के रूप में बदली और रेंगता हुआ सिपाहियों के पास आ गया। सिपाही बेफिक्र होकर सो रहे थे। एक तो वह सहरा में थे, दूसरा उन्हें मालूम था कि बूढ़ा गुलाम मारिया की पहरागिरी कर रहा है। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो वो उन्हें फौरन जगा देगा। उन्हें क्या खबर थी कि खुद बूढ़ा गुलाम सांप की शक्ल में उनके सर पर आन खड़ा हुआ है। सांप ने एक एक करके सारे सिपाहियों को डस दिया। जहर की मिकदार उनके खून में सिर्फ इतनी दाखिल की कि वो सारा दिन बेहोश रहे। उसके बाद नाग ने झाड़ियों में जाकर दोबारा बूढ़े की बजाय अपनी असल शक्ल इख्तियार की और मारिया के पास आ गया। मारिया उसे देखकर हैरान रह गई। नाग भाई, ये तुम हो? वो बूढ़ा एलाम कहाँ है? नाग ने मुस्कुराकर कहा, मारिया बहन, अब मुझे बूढ़े गुलाम की शक्ल रखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपनी असल शक्ल में तुम्हें अपने दुश्मनों के चुंगल से छुड़ाकर वापस घर ले जा रहा हूँ। आओ जल्दी करो, हमें यहाँ ज़्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए। वक्त बड़ा कीमती है। हम रात तक जितनी दूर भी निकल जाएं बेहतर होगा। नाग ने मारिया को साथ लिया और घोड़ों को दौड़ाते वापस शहर की तरफ रवाना हो गए। अगरचे धूप बहुत तेज थी और सहरा की रेत तप रही थी, लेकिन वो सफ़र करते चले गए क्योंकि वो जल्द से जल्द दुश्मनों से दूर हो जाना चाहते थे। जब रात हो गई तो वो सहरा से निकलकर एक ऐसे इलाके में दाखिल हो गए जहाँ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ उगी हुई थी। उन्होंने बगैर रुके अपना सफ़र जारी रखा। रात गहरी हो गई, वो चलते गए। रात का पिछला पहर था कि गलील शहर के दूर से दरो दीवार दिखाई देने लगे। सितारों की रोशनी में शहर की फसील दूर से नजर आ रही थी। नाग ने मारिया से कहा, मारिया, हम अपने शहर में पहुंच गए। खुदावंत का शुक्र है, लेकिन हम अपने घर गए तो वहां से दुश्मन हमें फिर गिरफ्तार करेगा। फिक्र न करो, मैं तुम्हें उस घर में नहीं ले जाऊंगा। हम अंबर के पास अपनी नई हवेली में चलेंगे। उसका पता दुश्मन के सिपाहियों को नहीं है, मगर वहां मैं कितनी देर तक छुपी रहूंगी भाई, ये बाद में सोचेंगे। अभी तो सर छुपाने को जगह चाहिए। रात के पिछले पहर के अंधेरे में नाग मारिया को साथ लेकर शहर की तंगो तारीख गलियों में से होता हुआ अंबर की हवेली के दरवाजे पर पहुंच गया। हवेली का दरवाजा बंद था। नाग ने आहिस्ता से अपने खास अंदाज में दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद अंबर ने उठकर दरवाज़ा खोला। नाग और मारिया जल्दी से अंदर दाखिल हो गए। अंबर ने दरवाज़ा बंद कर लिया। ये तुमने बहुत बहादुरी का काम किया नाग, कि मारिया को दुश्मनों के चुंगल से छुड़ा कर ले आए। मारिया ने अंबर से मिलकर अपने बाप के बारे में अफसोस किया और फिर उन्होंने मारिया को हवेली के सबसे पिछले कमरे में भेज दिया ताकि वहां जाकर वो बाकी रात आराम से बसर करे। मारिया के फरार की खबर सुनकर रूमी कप्तान आग बबूला हो गया। उसने चारों सिपाहियों को गुस्से में कत्ल करवा दिया और खुफिया तौर पर शहर में मारिया की तलाश के लिए अपने जासूसों का जाल फैला दिया। नाग ने दूसरे रोज आधी रात को बेहोश बूढ़े गुलाम को शाही महल की दीवार के पास फेंक दिया। उसने होश में आकर सारी रूदाद रूमी कप्तान को सुनाई। कप्तान ने फौरन मारिया के मकान पर छापा मारा, मगर वहां सिवाय उड़ती हुई खाक के और कुछ नहीं था। कप्तान गुस्से में पेचोताप खाता रह गया। अब वहां एक और इनकलाब आ गया। यसू मसीह की नेकी और सच्चाई की तबलीग के खिलाफ बादशाह के खास मजहबी यहूदी पादरी उठ खड़े हुए, क्योंकि मुकद्दस नबी उन झूठे राहिब यहूदियों की बुराइयों के खिलाफ वाज करता था, जिससे यहूदी राहिबों का झूठा वकार सख्त खतरे में पड़ गया था। लोग उन बुराइयों से बाखबर हो रहे थे।
राहिबों ने बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए और उसे ये यकीन दिला दिया कि यीशु मसीह बादशाह के खिलाफ लोगों को बगावत पर उभार रहा है, जो कि एक बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम था। मगर बादशाह डर गया कि कहीं लोग बगावत करके उसे कत्ल न कर दें, क्योंकि उसने भी लोगों पर बड़े बड़े जुल्म ढाए थे। बादशाह ने दरबारियों की एक मजलिस बुलाई, जिसने मिलकर ये फैसला दे दिया कि मुकद्दस नबी को बगावत के इल्ज़ाम में सलीब पर चढ़ाकर शहीद कर दिया जाए। बादशाह ने हज़रत यूसुफ की तलाश में सिपाही रवाना कर दिए। सिपाहियों ने आधी रात के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पहाड़ी पर एक बाग में से गिरफ्तार कर लिया। दूसरे रोज़ उन्हें सलीब पर चढ़ाया जाना था। उनके लिए एक खास सलीब तैयार करवाई गई। शहर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों की तादाद अभी बहुत कम थी। वो भी बेचारे बादशाह के जुल्म सितम से बचते फिर रहे थे, क्योंकि बादशाह के हुक्म से ईसाई मजहब कबूल करने वालों को भूखे शेरों के आगे डाल दिया जाता था। उस शहर के बादशाह ने बहुत बड़ा जुल्म किया था। कुदरत उससे एक घिनौना इंतकाम लेने वाली थी। एक अजीम हस्ती की शहादत के बाद शहर पर उदासी और वीरानी सी छा गई थी। आसमान पर इस कदर गहरा सन्नाटा था कि इससे पहले किसी ने इतना हैबतनाक सन्नाटा महसूस न किया था। अंबर ने नाक से कहा, यूँ मालूम होता है कि इस शहर पर कोई अजाब नाजिल होने वाला है। बेहतर यही है यहाँ से कूच किया जाए। यहाँ एक जालिम बादशाह हुक्मरान है जिसने एक घिनौना जुर्म किया है और कुदरत उसका इंतकाम ज़रूर लेगी। नाग ने कहा, लेकिन हम यहाँ से निकलकर किस तरफ को जाएंगे? सदूम शहर के दरवाजे भी हम पर बंद हो गए हैं। अंबर ने कहा, मेरा इरादा वादिय सिंध की तरफ जाने का है। अगर तुम भी मेरे साथ चलो तो बहुत अच्छा साथ रहेगा। मगर मारिया का क्या बनेगा? उसे हम किसके हवाले छोड़कर जाएंगे? अंबर ने कहा, हम मारिया बहन को भी अपने साथ ले जाएंगे। क्यों मारिया बहन, तुम हमारे साथ चलोगी ना? मारिया ने उदास लहजे में कहा, भाई अंबर, खुदावंद के बाद अब इस दुनिया में सिवाय आप लोगों के मेरा और कौन है? मैं बड़ी खुशी के साथ अब सारी जिंदगी आप लोगों की खिदमत में बसर कर देना चाहती हूँ। इधर मुल्क से निकल जाने के मंसूबे बन रहे थे और दूसरी तरफ रूमी कप्तान के जासूस शहर के गली कूचों में फैलकर मारिया को घर घर तलाश कर रहे थे। अंबर और नाग का सारा दिन हवेली के बाहर दुकान पर बीमारों और दुखी लोगों का इलाज करते गुजरता। अंबर बीमारों का इलाज करता और नाग उन लोगों की खबरगिरी करता जिन्हें सांपों ने डस लिया होता। उसके पास सांप का मनका भी था और जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाई भी थी। मारिया सारा दिन अपने कमरे में गुजार देती। शाम को वो दोनों भाइयों के लिए खाना तैयार करती और सुबह को नाश्ता बनाती। वो उनकी हर तरह से खिदमत करती। कभी कभी उसका दिल घबरा जाता और बाहर निकलकर अपने बाप की कब्र पर जाने को उसका दिल मचलने लगता, लेकिन उसका बाहर निकलना खतरे से खाली न था। ये सोचकर वो खामोश हो जाती। एक दो बार उसने अंबर और नाग से कहा भी कि वो उसे बाप की कब्र पर ले जाए, मगर उन्होंने टाल दिया, इसलिए कि मारिया के बाप की कब्र कहीं भी नहीं थी। अंबर ने शुमाली अफ्रीका की एक हबशन औरत मारिया की खिदमतगारी और काम में हाथ बटाने के लिए नौकर रख छोड़ी थी। यह हबशन औरत बहुत कम गो और दयानतदार थी, मगर उसे अपनी गरीबी का बड़ा एहसास था। वो अक्सर मारिया से कहा करती थी कि अफ्रीका में वो अपना मकान बनाकर बाकी ज़िंदगी सुकून से बसर करना चाहती है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं वापस अपने वतन जाकर मकान बना सकूं। ऐसा लगता है कि परदेश में ही मुझे मौत आएगी और मैं परदेश में मरना नहीं चाहती। हबशन औरत एक एक पाई करके रकम जोड़ रही थी, इस ख्याल से कि जब ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो वो अपने वतन वापस चली जाएगी। रूमी कप्तान के जासूस होते होते अंबर की हवेली तक भी पहुंच गए। एक जासूस गरीब आदमी बनकर अंबर की दुकान पर आया और हाथ पांव जोड़कर उसने वहां खाने पीने और रोटी कपड़े के एवज मुलाजमत हासिल कर ली। अंबर उसकी बातों में आ गया और तरस खाकर उसे नौकर रख लिया। जासूस ने थोड़े ही दिनों बाद मालूम कर लिया कि अंबर की हवेली के अंदर एक लड़की भी रहती है जिसको अंबर और नाग अपनी बहन कहते हैं। ये खबर उसने रूमी कप्तान को पहुंचा दी। रूमी कप्तान ने कहा, ये वही बदमाश हैं, मारिया ज़रूर इन लोगों के पास ही होगी। जासूस इस टो में रहने लगा कि वो मारिया से मुलाकात करके किसी तरीके से उसका नाम वगैरह मालूम कर सके। इत्तफाक से एक रोज़ अंबर किसी मरीज को देखने उसके घर गया हुआ था। नाग भी घर पर मौजूद नहीं था। जासूस ने बातों ही बातों में मारिया से उसका सारा राज मालूम कर लिया। फिर उसने हबशन औरत को फांस लिया जो कि मारिया की हिफाजत के लिए रखी गई थी। उसने हबशन को राज़ी कर लिया कि अगर वो किसी तरह मारिया को उसके घर पहुंचा दे तो वो उसे इतनी दौलत दे देगा जिससे वो अफ्रीका अपने वतन भी चली जाएगी और वहाँ अपना मकान भी बनवा सकेगी। लालची हबशन जासूस की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। उसने जासूस से हामी भर ली कि वो मारिया को उसके घर पहुंचा देगी। चुनाचे एक रोज़ जब घर पर कोई नहीं था, हबशन ने मारिया से कहा कि उसका फ़र्ज़ है कि कभी अपने बाप की कब्र पर जाकर दुआ भी मांगा करे। वो कैसी बेटी है कि कभी अपने बाप को याद नहीं करती। मारिया ने कहा, अम्मा, मैंने तो कई बार अपने भाइयों से कहा है कि मुझे बाप की कब्र पर ले जाओ, मगर वो मेरी सुनते ही नहीं। हबशन बोली, ना बेटी, इस तरह तुम्हारे बाप की कब्र भारी रहेगी। तुम्हारा फ़र्ज़ है कि अपने बाप की कब्र पर जाकर उसकी रूह को स्वाब पहुंचाओ। मगर अम्मा, मैं वहाँ कैसे जाऊँ? हबशन ने झट कहा,
तुम मेरे साथ चली चलो, अभी चलो, घर में कोई नहीं है, तुम्हारे भाई बाहर गए हैं, हम जल्दी से कब्र पर से होकर वापस भी आ जाएंगे। मारिया ने कहा, अगर भाइयों को पता चल गया तो वो बड़े नाराज होंगे। हफशन बोली, लो भला, ये भी कोई बात हुई, उन्हें कैसे पता चलेगा? उनके आने से पहले पहले तो हम वापस भी आ जाएंगे। मैं तो कहती हूँ अभी उठकर मेरे साथ चलो, फिर ऐसा मौका हाथ नहीं आएगा। आखिर हफशन ने इधर उधर की बातें करके मारिया को अपने साथ चलने पर राजी कर ही लिया। बेवकूफ़ मारिया ने जरा भी दूरअंदेशी से काम ना लिया और कपड़ा ओढ़कर हफशन के साथ घर से निकल खड़ी हुई। हफशन उसे लेकर सीधी जासूस के घर आ गई। यहाँ कप्तान के सिपाही पहले ही से मौजूद थे। उन्होंने फौरन मारिया को काबू में करके एक कोठरी में बंद कर दिया। जासूस ने हफशन को बहुत से रुपए पैसे देकर सिपाही के साथ बंदरगाह की तरफ रवाना कर दिया, जहाँ से वो जहाज में बैठकर अपने वतन रवाना हो सकती थी। मारिया अब लगी रोने पीटने, मगर अब क्या हो सकता था? ये तो उसको पहले सोचना चाहिए था कि किसी गैर औरत या गैर मर्द पर कभी एतबार नहीं करना चाहिए। अंबर और नाग तो उन्होंने नौकर को आवाज़ दी, मगर वहाँ नौकरानी हफशन थी और ना ही मारिया। दोनों दोस्त सर पीट कर रह गए। मारिया को एक बार फिर दुश्मन ने अगवा कर लिया था। उन्होंने दुकान बंद की और शहर की गलियों में घूम फिरकर मारिया की तलाश शुरू कर दी, मगर भला ऐसे भी मारिया ढूंढी जा सकती थी? वो तो उस वक्त शहर से बाहर एक वीरान हवेली की कोठरी में कैद में पड़ी रो रही थी और कोठरी के बाहर 2 सिपाही पहरा दे रहे थे। उसी रात रूमी कप्तान के 6 आदमी घोड़ों पर सवार होकर आए और मारिया को लेकर समुद्र के किनारे आ गए। यहाँ एक छोटा सा बादबानी जहाज चलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। जब सिपाही मारिया को लेकर जहाज के पास आए तो ऊपर से एक भारी भरकम मोटे पेट वाला यहूदी नीचे उतरा। सिपाहियों ने उसे अशरफियों की थैली थामी और मारिया का हाथ उसके हाथ में दे दिया। उस यहूदी बुर्दा फरोश ने मारिया को सोने की चंद अशरफियों के एवज खरीद लिया था। यहूदी बुड्ढा मारिया को घसीटता हुआ ऊपर जहाज में ले गया। थोड़ी देर बाद जहाज के बादबान खोल दिए गए, लंगर उठा लिया गया और जहाज ने खुले समुद्र की तरफ आहिस्ता आहिस्ता अपना सफर शुरू कर दिया। मारिया को बुड्ढे यहूदी ने लकड़ी के कैबिन में बंद करके ताला लगा दिया और खुद बाहर कालीन बिछाकर लेट गया और गुलाम उसकी खिदमत करने लगे। ये जहाज जिस पर बुड्ढा यहूदी सवार था, खलीज फारिस की एक बंदरगाह से होकर मुल्क सिंध की तरफ जा रहा था। बुड्ढा यहूदी कालीनों की तजारत करता था। वो सिंध में एक बहुत अमीर कबीर सौदागर से मिलने जा रहा था। 2 दिन 2 रातें बादबानी जहाज समुद्र में सफर करता रहा। इस अरसे में मारिया को अच्छी से अच्छी खुराक खाने को दी गई, जिसे मारिया ने जहर मार करके खाया और अंबर और नाग को याद करके खून के आंसू बहाती रही। बुड्ढा यहूदी उसे एक पल के लिए भी कैबिन से बाहर नहीं निकलने देता था। 6ठे रोज बादबानी जहाज सिंध के शहर के साथ जा लगा। उन दिनों सारे हिंदुस्तान को सिंध कहा जाता था। ये कोई 1500 साल बाद ईरान वालों ने सिंध की सीन को बदलकर हे लगा दी और सिंध का हिंद बन गया। बुड्ढा यहूदी मारिया को लेकर एक सराय में आ गया। उसने अपनी कनीज को कहा, इस लड़की को नहला धुलाकर नई कीमती पोशाक पहनाओ। शाम तक कनीज ने मारिया को नए कपड़े पहना दिए। बुड्ढा यहूदी उसे साथ लेकर रिथ पर सवार हुआ और सिंध शहर में अमीर कबीर दोस्त की हवेली में पहुंच गया। ये सेठ बहुत बड़ा सौदागर था और बुड्ढे यहूदी को वहां से बहुत बड़ा मुनाफा मिलने की उम्मीद थी। सेठ की हवेली में बेशुमार गुलाम और कनीजें काम करती थी। हवेली एक छोटा महल बनी हुई थी और सेठ खुद राजा बना बैठा था। बुड्ढे यहूदी ने सेठ की खिदमत में हाजिर होकर झुककर सलाम किया और कहा, उम्मीद है सरकार के मिजाज अच्छे होंगे। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, हाबील, तुम्हें देखकर हमें खुशी हुई है। ये बताओ कि कब हमारे शहर में आना हुआ? यहूदी ने बताया कि मैं आज सुबह ही आया हूँ। सेठ ने पूछा, रास्ते में कोई तूफान तो नहीं आया? सफ़र अच्छा गुजर गया? आपकी दुआओं से सफ़र बखैर खूबी गुजर गया हुजूर। उसके बाद बुड्ढे यहूदी ने इशारा किया। कनीज़े मारिया को लेकर सेठ के सामने हाजिर हो गई। सेठ ने मारिया को देखकर कहा, ये लड़की कौन है हाबील? हजूर, ये मैं आपकी खिदमत के लिए लाया हूँ। आपकी कनीज़ बनकर ये आपके महल में रहेगी और आपकी खिदमत करेगी। सेठ ने मारिया को गौर से देखा और कहा, लड़की बहुत खूबसूरत है। हम इसको कनीज नहीं बल्कि अपनी मलका बनाएंगे और इससे शादी करेंगे। बुड्ढा यहूदी अगले दिन वापस चला गया। सेठ ने उसे बहुत सा इनाम दिया। उसी रोज सेठ ने मारिया के साथ शादी का ऐलान कर दिया और महल में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। उस खानदान की रस्म थी कि शादी की तैयारियां 1 महीने तक जारी रहती। 1 महीने के बाद शादी हो जाती थी। मारिया सोच में पड़ गई कि वो एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में गिरफ्तार हो गई है। वो इस बुड्ढे और काले कुलूटे सेठ से हरगिज शादी नहीं करना चाहती थी। शादी करने के बाद सेठ की मलका बनकर वो सारी जिंदगी के लिए वहाँ कैद हो जाती। वो महल के बाहर कदम नहीं रख सकती थी। फिर कोई दूसरा आदमी उसकी शक्ल भी नहीं देख सकता था। मारिया को अपने भाइयों की याद सताने लगी। उसने खुदा से दुआ की कि वो उसे जल्द उसके भाइयों से मिला दे। शादी की तैयारियां बड़े जोरों शोर से हो रही थी। 10 दिन गुजर चुके थे। शादी में 20 रोज बाकी रह गए थे। मारिया ने सोचा कि वो किसको अपना हमराज बनाए, किसके सामने अपना दुख बयान करे। उसे वहाँ कोई भी अपना नजर नहीं आता था। वहाँ सभी उसे दुश्मन मालूम होते थे।
एक कनीज मारिया के साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आती थी। वो बड़ी दर्दमंद और हमदर्द दिल रखने वाली कनीज थी। मारिया ने सोचा कि इस कनीज के साथ बात करनी चाहिए। एक रोज मारिया ने बातों ही बातों में अपनी बदनसीब जिंदगी का जिक्र छेड़ दिया। मारिया की दास्ताने गम सुनकर कनीज की आंखों में आंसू आ गए। बेचारी कनीज की अपनी जिंदगी भी दुखों से भरी हुई थी। उसे भी एक अरसा हुआ मारिया ही की तरह अगवा करके सेठ के महल में दाखिल कर दिया गया था। उसने मारिया से कहा, प्यारी बहन, मैं तो अब बूढ़ी होने लगी हूँ। मेरी जिंदगी जैसे भी थी यहाँ गुजर गई है। जो थोड़ी बहुत बाकी रह गई है वो भी गुजर जाएगी, मगर मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद होते नहीं देख सकती। मारिया ने कहा, तो बहन फिर खुदा के लिए मेरी मदद करो, मैं तुम्हारा एहसान कभी ना भूलूंगी। कनीज ने कहा, यही मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी मदद किस तरह से की जाए। मारिया कहने लगी, शादी में थोड़े दिन बाकी रह गए हैं। मैं ये शादी करना नहीं चाहती। मुझे किसी तरह इस जालिम सेठ के पंजे से बचाओ। कनीज गहरी सोच में गुम हो गई। फिर उसने सर उठाकर मारिया से कहा, प्यारी बहन, मैं इस वक्त सिर्फ ये कर सकती हूँ कि तुम्हें यहाँ से निकालकर दरियाए सिंध के किनारे एक गांव में अपनी एक सहेली के पास पहुँचा दूँ। उसके बाद सोचा जाएगा कि आगे कौन सा कदम उठाएं। मुझे मंजूर है बहन। बहुत अच्छा, ये बात किसी पर जाहिर न करना, कभी नहीं। कनीज उठकर दूसरे कमरे में चली गई और मारिया एक बार फिर आज़ादी के ख्वाब देखने लगी। उसे कनीज की बातों से खुलूस की महक आ रही थी। आखिर शहर पर अज़ाब इलाही के बादल छाने लगे था। अंबर और नाग ने उस शहर को छोड़ने का फैसला कर लिया था। उन्होंने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा था, मगर उन्हें मारिया का कहीं निशान न मिला। अंबर ने कहा, मैं एक आखिरी मुलाकात रूमी कप्तान से करना चाहता हूँ। अगर उसने भी मारिया का पता ना बताया तो फिर इस शहर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर मुल्क सिंध की तरफ कूच कर जाएंगे। अंबर नाग को लेकर रूमी कप्तान के पास किले में आ गया। वो उस वक्त अपने सिपाहियों के साथ बैठा किसी बात पर गौर कर रहा था। उसने अंबर और नाग को आते देखा तो नफरत से बोला, कमीने आदमियों, तुम मेरे किले में क्या लेने आए हो? अंबर और नाग इस तर्ज गुफ्तगू से परेशान से हो गए। नाग को सख्त गुस्सा आया, मगर अंबर ने उसका हाथ दबाकर उसे पुरसुकून रहने का इशारा किया और रूमी कप्तान से बोला, हम आखिरी बार आपसे अपनी गुमशुदा बहन मारिया के बारे में पूछने आए हैं। आपने जो बदला लेना था वो ले चुके। अब हमें बराए मेहरबानी सिर्फ इतना बता दें कि मारिया किस मुल्क की तरफ गई है। वहां जाकर हम ख्वाह दरबदर की ठोकरें खाएं, लेकिन अपनी बहन को तलाश कर लेंगे। रूमी कप्तान आग बबूला हो गया। जलील लोगो, तुम मुझ पर एक औरत के अगवा का इल्जाम लगाते हो। अच्छा, अगर ये बात है तो जाओ, मैंने उसे अगवा किया है और कत्ल कर दिया है। तुमको जो करना है कर लो। तुम सारी जिंदगी भी खाक छानते फिरो तो मारिया की एक हड्डी तक तलाश नहीं कर सकोगे। अंबर और नाग समझ गए कि उसने उनकी बहन को हलाक कर दिया है। वो खामोशी से वापस आ गए। सारा दिन वो सोचते रहे कि रूमी कप्तान से क्यों कर अपनी बहन का बदला लिया जाए। अंबर दूसरे रोज सुबह सुबह वहां से निकल जाना चाहता था। नाग ने कहा, जब तक मैं उस जालिम कप्तान से अपनी बहन का बदला नहीं ले लूंगा यहाँ से नहीं जाऊंगा। चुनाचे आधी रात को अंबर और नाग अपनी हवेली को अलविदा कहकर शहर के बाहर आ गए। नाग ने अंबर से कहा कि वो उसी जगह ठहर कर उसका इंतजार करे। तुम कहाँ जा रही हो? कप्तान से अपनी बहन का बदला लेने। अंबर उसे देखता ही रह गया और नाग घोड़ा दौड़ाता रात के अंधेरे में गुम हो गया। वो सीधा रूमी कप्तान के किले के बाहर आ गया। रात इस कदर अंधेरी थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। आसमान पर तारे भी बहुत ही कम चमक रहे थे। इस बात को अंबर और नाग कई रोज से महसूस कर रहे थे कि शहर में अंधेरा होने लगा है। दिन को भी सूरज के सामने बादल के टुकड़े का एक गुलाब सा रहता है, जिसकी वजह से दिन को पूरी रोशनी नहीं होती और रात को सितारे बहुत कम चमकते हैं। आज भी उसी किस्म की रात थी। सितारे कम ही निकले हुए थे। किले की फसील स्याह साई की तरह सामने खड़ी थी, मगर इस अंधेरे में भी नाग को हर शय साफ साफ दिखाई दे रही थी, इसलिए कि उसकी आंख सांप की आंख थी और सांप अंधेरे में भी देख लेता है। नाग ने घोड़े को एक जगह छोड़ दिया और खुद किले की फसील के साथ साथ होकर दरवाजे की तरफ चल पड़ा, क्योंकि कप्तान का घर भी उसी तरफ था। दरवाजे पर दोनों जानिब मशालें रोशन थी और दो पहरेदार चाको चौबंद खड़े पहरा दे रहे थे। नाग दरवाजे के करीब जाकर एक तरफ हटकर साए में खड़ा हो गया। जब उसे इत्मीनान हो गया कि यहाँ उसे कोई नहीं देख रहा, तो उसने पलक झपकने में स्याह काले सांप की शक्ल इख्तियार की और दीवार के ऊपर से होकर दरवाजे की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। अब वो दरवाजे के नीचे से होकर अंदर जाने की बजाय दरवाजे के ऊपर से होकर किले के अंदर दाखिल हो रहा था। सिपाहियों ने उसे बिल्कुल नहीं देखा था। पहरेदारों की भी उस पर नजर नहीं पड़ सकती थी, क्योंकि वो तो उनके सरों के ऊपर से होकर जा रहा था। सांप किले में दाखिल होकर सीधा कप्तान के घर की तरफ निकल गया। रूमी कप्तान की बारांदरी के आगे भी नंगी तलवारों वाले सिपाही खड़े पहरा दे रहे थे, मगर नाग को उनसे क्या लेना देना भला। वो तो अपनी धुन में मगन रूमी कप्तान के कमरे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। आखिर वो उस कमरे के बाहर पहुंच गया जिसके अंदर कप्तान सो रहा था। अंदर हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। नाग चुपके से एक दरवाजे के नीचे से निकलकर कप्तान की ख्वाबगाह में दाखिल हो गया।
अंदर पहुंचकर उसने देखा कि कप्तान पलंग पर बेसुध होकर सो रहा है। सांप उसे बेख्याली में नहीं मारना चाहता था। वो चाहता था कि दुश्मन को पहले मालूम हो कि उसके सामने कौन खड़ा है और उसने किस शख्स को ललकारा है। चुनाचे नाग ने जानबूझकर सतून के साथ खड़े हुए तांबे के एक पत्थर को धक्का मारकर गिरा दिया। बुत के गिरने से शोर पैदा हुआ। कप्तान की आंख खुल गई। उसने जोर से आवाज दी, कौन है उल्लू का पट्ठा? नाग अचानक फन फैलाकर उसके सामने आन खड़ा हुआ। पहले तो रूमी कप्तान डर गया, फिर उसने जल्दी से तलवार उठाई और सांप पर वार किया। नाग अपना आप बचाकर पर्दे के पीछे हो गया। पर्दे में आते ही सांप आगे निकल गया और वहां जाकर उसने फुंकार मारी और एक बहुत बड़े हाथी की शक्ल में कप्तान के सामने आ गया। कप्तान तो खड़े का खड़ा रह गया। वो कभी वहम में भी ये बात ना ला सकता था कि उसके सोने के कमरे में कोई हाथी भी आ सकता है। और फिर ये हाथी पहले एक सांप था और उसकी आंखों के सामने हाथी बना था। हाथी जोर से चिंघाड़ा और उसने अपनी सूंड में कप्तान का पलंग उठाकर जमीन पर दे मारा। पलंग के कई टुकड़े हो गए। फिर हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर जोर से फुंकार मारी और एक खूंखार शेर बन गया। कप्तान आंखें मलने लगा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मामला क्या है और क्या होने वाला है। अभी उसने एक स्याह नाग को देखा था जो अपना फन फैलाए झूम रहा था। वो पर्दे में भाग गया और फिर वहां से हाथी बाहर निकल आया। अभी वो हाथी को देख रहा था कि अचानक हाथी ने शेर की शक्ल इख्तियार कर ली और अब एक खौफनाक शेर उसके सामने खड़ा उसे वैसी आंखों से देखते हुए नफरत से गुर्रा रहा था। कप्तान ने तलवार हाथ में लेकर शेर पर हमला करना चाहा, मगर शेर की आंखों में न जाने कौन सा जादू था कि उसके हाथ लड़खने लगे और तलवार छूटकर दूर गिर पड़ी। शेर ने कप्तान के टूटे हुए पलंग के गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। फिर वो एक जगह सतून के साथ लगकर खड़ा हो गया। शेर ने मुंह ऊपर उठाकर जोर से एक फूंक मारी और अब नाग उसके सामने इंसानी शक्ल में खड़ा था। कप्तान ने तलवार उठा ली। नाग ने कहा, अगर तुमने मुझ निहत्थे पर हमला किया तो तलवार तुम्हारे जिस्म तक पहुंचने से पहले तुम्हारी गर्दन अपने आप कटकर जमीन पर गिरी होगी। कप्तान वहीं रुक गया क्योंकि उसने इससे पहले बहुत कुछ होता देख लिया था। नाग ने जेब में हाथ डालकर बाहर निकाला और फिर एक लंबा जर्द रंग का सांप कप्तान की तरफ उछाल दिया। जर्द सांप ने लपककर कप्तान की गर्दन के इर्द गिर्द फंदा सा डालकर कसना शुरू कर दिया। कप्तान जमीन पर पड़ा। दोनों हाथों से जर्द सांप की गिरफ्त को ढीला करने लगा, मगर वो गिरफ्त इस कदर मजबूत थी कि कप्तान की उंगलियां दर्द करने लगी। नाग ने कहा, सुन ए पत्थर दिल कप्तान, जिस पहले सांप को मैंने तुम्हारी गर्दन के गिर्द फंदा बनाकर डाल दिया है उसे तुम अपनी जगह से एक जर्रा भर भी ना हिला सकोगे। कप्तान ने खुश्क आवाज में पूछा, तुम क्या चाहते हो? नाग ने कहा, सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे बताओ मारिया कहाँ है। कप्तान ने कहा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैंने उसे एक बुढ़े यहूदी के हाथ फरोख्त करवा दिया था। वो बुढ़ा यहूदी कौन था? एक सौदागर था जो जहाज पर सवार था। वो किधर जा रहा था ये मुझे नहीं मालूम। झूठ बकते हो। सांप ने कप्तान की गर्दन के गिर्द फंदा और कसना शुरू कर दिया। कप्तान की आंखें बाहर को उबल आईं। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, देवताओं की कसम मुझे नहीं मालूम कि वो बुढ़ा यहूदी कौन था और उसे कहाँ ले गया। उधर कप्तान की ख्वाबगाह में ये बातें हो रही थी और दूसरी जानिब एक पहरेदार गश्त लगाता हुआ वहां से गुजरने लगा तो उसे कमरे के अंदर से आवाजें सुनाई दी। एक बार तो उसे हाथी की आवाज सुनाई दी। वो डर सा गया। उसने दरवाजे के नीचे से अंदर झांका तो हैरान रह गया। एक हाथी कप्तान के कमरे में खड़ा था और कप्तान उसके सामने थर थर कांप रहा था। उसने फौरन जाकर सिपाहियों को इतला कर दी। जिस वक्त पीला सांप कप्तान की गर्दन के गिर्द फंदा कस रहा था उस वक्त सिपाहियों का एक दस्ता नमूदार हुआ और उसने दरवाजे पर जोर से हाथ मारने शुरू कर दिए। जनाब दरवाजा खोलें। कप्तान ने नाग से कहा, अब तुम भी बचकर ना जा सकोगे। मेरे सिपाही तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नाग ने कहर भरी नजरों से कप्तान की तरफ देखकर कहा, मेरी बहन के बाप के कातिल, इससे पहले कि तुम्हारे सिपाही इस कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर आए तुम मर चुके होगे। कप्तान ने चीख कर कहा, बचाओ बचाओ। नाग ने फुंकार मारकर स्याह काले सांप की शक्ल इख्तियार की और अपना चौड़ा फन फैलाकर कप्तान की तरफ बढ़ा। अब कप्तान अगर गर्दन वाले सांप को छोड़कर जमीन पर उसकी तरफ आने वाले सांप को पकड़े तो गर्दन वाला सांप उसकी गर्दन मरोड़ दे। वो खौफ से लरज उठा, मगर वक्त बहुत कम रह गया था। सिपाहियों ने आधा दरवाजा तोड़ दिया था और अब वो किसी भी वक्त अंदर कमरे में घुसने ही वाले थे। सांप ने आगे झुककर कप्तान की पिंडली पर डस दिया। एक बार डसने के बाद सांप ने दूसरी पिंडली पर फिर डस दिया। ये जहर इस कदर खौफनाक और खतरनाक था कि दोनों पिंडलियां एकदम नीली पड़ गईं। गर्दन के गिर्द जर्द सांप पर कप्तान की गिरफ्त ढीली पड़ गई। जर्द सांप ने उसकी गर्दन को दबाना शुरू कर दिया। कप्तान के नाक, कान और मुंह से नीले रंग का खून जारी हो गया। उसका सारा जिस्म पहले नीला हुआ, फिर स्याह हुआ और उसके बाद वो फूलकर फटना शुरू हो गया। उस वक्त सिपाही दरवाजा तोड़ चुके थे। वो लपक कर अंदर आ गए और कप्तान की लाश की तरफ बढ़े। इस दौरान में सांप पर्दे के पीछे से होता हुआ चुपके से दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर आकर वो किले की फसील के साथ साथ रेंगता हुआ
दरख्तों के झुंड में उस जगह आ गया जहां उसका घोड़ा बंधा हुआ था। यहाँ पहुंचकर उसने दोबारा इंसानी शक्ल इख्तियार की और वापस अंबर की तरफ चल पड़ा। उसने अपनी बेगुनाह बहन और उसके बाप के खून का बदला ले लिया था। अंबर शहर से बाहर उसका इंतजार करके थक गया था। उसने नाग को आते देखा तो उससे पूछा, उसका क्या हुआ? नाग ने कहा, उसका मलीदा कर दिया है। मैंने अपनी बहन का बदला ले लिया है। अंबर ने कहा, उसने मारिया के बारे में कुछ बताया क्या? सिर्फ इतना कि मारिया को एक बुढ़े यहूदी के हाथों फरोख्त कर दिया गया है जो एक बहरी जहाज पर सवार था। इसका मतलब ये हुआ कि मारिया समुंदर का सफर करके मुल्क से बाहर जा चुकी है। जाहिर तो यही होता है। कोई बात नहीं, अगर खुदा ने चाहा तो हम एक न एक दिन अपनी बहन को जरूर तलाश कर लेंगे। आओ अब चलें, मुझे इस शहर से खौफ आने लगा है। अभी वो ये बातें कर ही रही थी कि जमीन अचानक कांपने लगी। अंबर और नाग ने एक दूसरे की तरफ देखा और चुपके से घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े। मगर थोड़ी दूर ही जाकर घोड़े खौफजदा होकर खड़े हो गए। अब जमीन ज्यादा जोर से हिल रही थी और जमीन के अंदर से हल्की हल्की गिड़गिड़ाहट भी सुनाई देती थी। जलजला आ रहा है। जलजला नहीं नाग, खुदा का अजाब नाजिल हो रहा है। खुदा से मुआफी मांगो। दोनों आसमान की तरफ हाथ बांधकर खड़े हो गए और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। जमीन अब दाएं से बाएं हिल रही थी। शहर की तरफ से लोगों का शोर सुनाई दे रहा था। आधी रात को परिंदे दरख्तों से उड़कर भागे जा रहे थे। शहर की फसील पर जमीन से उठी हुई गर्द का बादल छा रहा था। जमीन के अंदर गिड़गिड़ाहट की आवाज ज्यादा खौफनाक हो गई थी। शहर की फसील एक भयानक शोर के साथ जमीन पर आन गिरी। उसके साथ ही शहर के अंदर मकानों ने धड़ाम धड़ाम एक दूसरे के ऊपर गिरना शुरू कर दिया। लोगों की चीखों पुकार की आवाजों का शोर बुलंद होने लगा। छोटे छोटे टीले और ठीकरियां धमाकों के साथ फट रही थीं। शहर से गर्दो गुबार का तूफान उठ रहा था। नाग ने अंबर से कहा कि उन्हें जिस कदर जल्द मुमकिन हो वहां से निकल जाना चाहिए। इतने में शहर में आग लग गई। ये आग शोले बनकर एक तरफ बुलंद हुई और देखते ही देखते उसने सारे वीरान शहर को अपनी लपेट में ले लिया। आग, तूफान, भौंचाल और खौफनाक आंधी। शहर बर्बाद हो गया था। खुदा का अजाब उस शहर पर नाजिल हो चुका था जिसने खुदा के नेक नबी को सलीब पर चढ़ाया था। शाही महल से भी शोले बुलंद हो रहे थे। अंबर और नाग ने आखिरी बार जालिम शहर को बर्बाद और वीरान होते देखा। जमीन ने हिलना कम कर दिया था। गिड़गिड़ाहट भी रुक गई थी। शहर खंडर बनकर आग में सारे का सारा जल रहा था। हजारों लोग जलकर राख हो गए थे। अंबर और नाग ने घोड़ों पर सवार होकर एक आखिरी नजर वीरान शहर पर डाली और वहां से रुखसत हो गए। उनकी मंजिल सिंध की वादी थी।